हाँ हाँ हाँ, मैंने अपनी पूरी जिंदगी लिंगलुन क्षेत्र तक अभ्यास करने में बिता दी है और यह जियाओलोंग व्यूह स्थापित किया है। ये शियाओफान, क्या इतनी कम उम्र में तुम इसे यूं ही तोड़ सकते हो? गुरुवर, अगर उसके मन में कोई बुरी भावना है तो क्या वह भविष्य में आपके सिर पर नहीं चढ़ जाएगा? हाँ, जब तक वह यह ड्रैगन स्केल ब्रेसलेट पहनेगा तब तक दसिए शियाओफ्रान भी इस जाल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। आहा, गुरुवर। छोटे फान, जब तुम 3 साल के थे तुम्हारे पिता ने तुम्हें पहाड़ पर भेज दिया था। अब अगर तुम्हारे पिता की आत्मा स्वर्ग से तुम्हें सफल होते हुए देखेगी तो वह निश्चित रूप से मेरे जितनी ही प्रसन्न होगी। गुरुवर, मेरे शिष्य के दिल में आप ही मेरे पिता हैं। मैं हमेशा आपकी सेवा करता रहूंगा। मेरी सबसे बड़ी इच्छा उन 3 खजाना को वापस लाना है जिन्हें तुम्हारे 3 धोखेबाज शिष्यों ने चोरी कर लिया था। गुरुवर, ये शिष्य आपसे पहाड़ से नीचे जाने की अनुमति चाहता है ताकि मैं गुरुवर को खजाना वापस लाने में मदद कर सकूं और धोखेबाजों को पकड़ सकूं। ओह, यह एक मुश्किल बात है। वे 3 खजाने अब उन तीनों ने अपने शरीर के भीतर सील कर लिए हैं। खजाने को वापस पाने के लिए जब तक वे स्वेच्छा से तुम्हें सौंपते नहीं हैं, अन्यथा भले ही तुम उन्हें जबरदस्ती छीन लो, खजाना बेकार हो जाएगा, उसकी जरा भी कीमत नहीं रहेगी। इसके अलावा वे तीनों कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं। वरिष्ठ शिष्या बाई फेयान जिंगशेंग बाई परिवार की हजारों बेटियों में से एक, बाई परिवार की खरबों की संपत्ति की मालकिन, जिसे जिंगशेंग की पहली ठंडी और उत्कृष्ट सुंदरी कहा जाता है। द्वितीय गुरु जियांग वुशवांग, जिंगशेंग की पहली सोशलाइट, जिसके कदमों पर अनगिनत पुरुष गिरते थे। उनका आकर्षण और उत्साह दुनिया में बेजोड़ था। तृतीय गुरु ली माओमाओ, जिंगचेंग के अंडरवर्ल्ड सरगना की बेटी, अंडरग्राउंड क्वीन कहलाती थी, शीतलता और बेरहमी का प्रतीक। पूरा जिंगचेंग उसका नाम सुनकर कांप उठता था। मुझे छोड़ दो, कृपया मुझे छोड़ दो। दादा गुरु, तो मुझे उन्हें समझाना होगा कि हम एक ही संप्रदाय के हैं और वे स्वेच्छा से हमें खजाना लौटा दें। अरे, ये इतना आसान नहीं है। अगर उन्हें तुम्हारी पहचान पता चल गई और वे तुमसे बचाव करने लगे तो यह काम और भी मुश्किल हो जाएगा। दादा गुरु, आप अब बाहें भरना बंद करें। मैं कसम खाता हूँ, चाहे कितनी भी मुश्किल हो, मैं आपकी मदद करूंगा तीनों खजाने वापस लाने में। हम ठीक है। हाँ, आओ शिष्य, ये ड्रैगन स्केल ब्रेसलेट पहनो। यह ब्रेसलेट तुम्हें खजाने को महसूस करने में मदद कर सकता है। उसी तरह मेरे सभी शिष्य जो पहाड़ से नीचे जाते हैं वे इस ब्रेसलेट के अधीन होते हैं। अगर ब्रेसलेट के काला पड़ने से पहले तुम वापस पहाड़ पर आकर रिपोर्ट नहीं करते हो तो सारी आध्यात्मिक ऊर्जा खत्म हो जाएगी, शरीर की सभी नसें अवरुद्ध हो जाएंगी और अंततः तुम्हारा शरीर फट जाएगा और तुम मर जाओगे। ए? इसे मत खोलो, यह उतारा नहीं जा सकता। अगर तुम अपने गुरु और संप्रदाय के प्रति वफादार हो तो तुम जल्द ही खजाना लेकर वापस आओ और रिपोर्ट करो। मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हारी जान को कोई खतरा नहीं होगा। अरे बाप रे, मैं अभी तुरंत ही पहाड़ से नीचे जाता हूँ। मैं वादा करता हूँ, मैं निश्चित रूप से आपके तीनों खजाने और उन तीनों गद्दारों को भी बांधकर वापस लाऊंगा और साथ ही जल्दी ही इस बेकार की चीज को उतार फेंकूंगा। चलता हूँ।
दबाओ दबाओ। अगर इसे खराब कर दिया तो इसकी भरपाई कर पाएगा। ये कोई कागज का खिलौना तो नहीं है, जरा छू लेने से क्या ये भी टूट जाएगा? बकवास बंद कर। ओए भिखमंगे, बड़ी आसानी से बातें कर रहा है। ये गाड़ी तेरे गंदे हाथों के लायक है? अरे मैंने तो अभी तुम लोगों को कुछ कहा भी नहीं। गाड़ी रास्ते के बीच में खड़ी है, इसने मेरा रास्ता रोक रखा है। सुन, ये तो ली परिवार की जगह है। ओ भिखारी, अभी दफा हो जा। कंगाल, आंखें खोलकर अपनी कुत्तों वाली आंखों से देख। ये ली परिवार का मुख्य दरवाजा है। अक्लमंद कुत्ता रास्ता नहीं रोकता, समझा कि नहीं? ये कंगाल इंसानी जबान नहीं समझता क्या? चलो इसे जरा सबक सिखाएं। आजा। अभी भागने की हिम्मत भी है। कमीने, हमारा बॉस बाहर आएगा तब तेरी खैर नहीं। तुम लोगों का बॉस कौन सा नालायक है? उसे बुलाओ, जरा मुझे भी तो दिखाओ। मरना चाहता है क्या? हमारे बॉस को गाली देता है। भाइयों सब बाहर निकल आओ। बस तुम लोग ही हो? अभी भी नहीं मानते? अब तो बता ही दो, तुम्हारा बॉस कौन सा हरामी है? उसे बुलाओ, मुझे देखने दो। कौन है जो मुझे गाली दे रहा है? हरामी तो तू खुद है। मालिक नमस्कार। मालिक, इसी बदबूदार भिखारी ने आपको गाली दी थी। मौत को दावत। हू, तुम ओ गंदे मंचले। वाह, ये वही है जिसे मास्टर ने भूमिगत रानी कहा था। ली माओ माओ। ओ मंचले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? ओ मैडम, मैंने गलती की। मुझे आपको गाली नहीं देनी चाहिए थी। मेरी सौतेली माँ ने मुझे घर से निकाल दिया। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। मैं कुछ लड़ाई के दाम जानता हूँ। कृपया मुझे अपने पास रख। दफा हो जाओ, तुम यहाँ से चले जाओ। आप मुझे रख लो ना। ठीक है, तुम ही हो जिसने जबरदस्ती मेरे पास रहने की ठानी है। जब हम वापस जाएंगे तो तुम अपने आप को काबू नहीं कर पाओगे। मालिक नमस्ते। मैं आप सबको मिलवाना चाहता हूँ। ये है नए अंगरक्षक। आप सब नमस्ते। अम्मा, तुम मुझसे लिमाओ माओ से लड़ना चाहते हो? तुम अभी भी नादान हो। तुम्हें क्या लगता है कि ये टूटी हुई रस्सी मुझे बांध सकती है? ये क्या हुआ? मेरी आध्यात्मिक शक्ति कहाँ है? हाँ, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि संघर्ष करना छोड़ दो। ये मेरे खानदानी त्यान से बांधने वाली रस्सी है। आज तुम किसी भी हाल में बचकर नहीं जा सकते। ये क्या हुआ? मेरी आध्यात्मिक शक्ति कहाँ चली गई? लगता है मेरा अंदाजा सही था। तुम भी मेरे निहोम रक्त क्रिस्टल के लिए ही आए हो। लगता है मेरा अनुमान सही था। आप भी मेरे पास मौजूद इस नियॉन स्नो क्रिस्टल के लिए आए हैं। अरे कैसा क्रिस्टल? मैं तो बस आपको यहाँ नाटक करना बंद करो। इन वर्षों में जिस किसी ने भी इस खजाने पर नजर डाली है वो इसी जगह पर अपनी जान से हाथ धो बैठा है और आप भी इसका अपवाद नहीं होंगे। इस वक्त
मेरी आध्यात्मिक शक्ति पूरी तरह खत्म हो चुकी है और ये छोटी दुष्ट लड़की मेरी जान लेना चाहती। खुद को बचाने के लिए मुझे लगता है कि मुझे पहले खुद को थोड़ा अपमानित करना। आह आह कितने बेशर्म हो तुमने ऐसा कर दिया। मूर्ख, मैं जब से पहाड़ से उतरा हूं तब से शौचालय नहीं गया हूं। तुमने मुझे इतने लंबे समय तक बांध कर रखा। अगर मैं 10 दिनों तक पानी न भी पीऊं तो भी मुझे पेशाब तो आएगा ही, है ना? ओह सुंदर बड़ी बहन, मैं सच में किसी खजाने के बारे में नहीं जानता। कृपया मुझे जाने दो। सुंदर बड़ी बहन, मेरी माँ ने मुझे बचपन से ही बताया है, मेरा परिवार हमेशा से बहुत गरीब रहा है। मेरा परिवार खेती करता है। मैंने दुनिया नहीं देखी है। मैं पहली बार ऐसी बड़ी स्थिति का सामना कर रहा हूँ। मैं डरा हुआ हूँ, मुझे माफ कर दो। वो डर के मारे पैंट में पेशाब कर दिया। इतनी कमजोरी और ली परिवार से खजाना चुराने की इतनी हिम्मत करता है। एक कमजोर मुर्गा और ली परिवार में मरने की हिम्मत करता है। क्या तुम समझते हो कि हम 4 दुष्ट लोग सिर्फ सजावट के लिए हैं? कितनी बदबू। जल्दी से इस बेकार आदमी को बाहर फेंको। नहीं, बड़ी मुश्किल से कोई अभागा आदमी आया है। हमें उसे कुछ देर तक धीरे धीरे यातना देनी चाहिए, फिर उसे फेंकना चाहिए, तभी मजा आएगा। हाँ। हे 4 महान गुरु सही कह रहे हैं। जल्दी से काम क्यों नहीं शुरू करते? मैं लिमाओ माओ, बहुत समय से मैंने 5 घोड़ों से खींचकर चीरने और इंदा इंसान को फाड़ने का दृश्य नहीं देखा है। तो तुम क्या कह रहे हो? इंदा इंसान को फाफना? ओह हाँ बिल्कुल, ये हिंदा इंसान को फाड़ना एक इंसान को गायब करने से कहीं ज्यादा रोमांचक है। तुम गुरुजी, आपने मुझे कैसा नकली घटिया सामान पकड़ा दिया। कुछ ही दिनों में इसने मेरी आध्यात्मिक शक्ति खींच। अगर मैं जिंदा निकल पाया तो मैं तुझसे जरूर हिसाब चुकता कर। लगता है अब तो मरने ही वाला है। कोई आखिरी बात है? मैं इस बड़ी मालकिन तुझे कहने की इजाजत देती हूँ। अच्छा ठीक है, ये तो तुमने खुद कहा है। लिमाओ, तू एक बड़ी दुष्ट औरत, जहरीले बिच्छू, दुनिया की सबसे बड़ी खलनायिका। आज मैं तेरा फायदा उठाकर ही रहूंगा। मर के भी पछतावा नहीं होगा। मैं अगर नर्क भी चला जाऊं, सबसे पहला काम तब भी तेरा फायदा उठाऊंगा। मैं ठीक है, आज ही मैं तुझे अपनी कोड़े की मार चखाऊंगी। हाँ, कम वक्त तेरी है नहीं। हमारी मालकिन की यह सुनहरी कोड़ा बहुत मशहूर है। अगर 5 कोड़े पड़े बदन सड़ जाएगा, 10 कोड़े पड़े सारी नसें टूटेंगी, और अगर 20 कोड़े पड़े तो तुम्हें यमराज भी नहीं बचा पाएंगे। ग्रेट। मेरी नीहोंग बर्फ क्रिस्टल चुराने की हिम्मत करने वाले, उन्हें कम से कम मेरे 10 कोड़े तो पड़े ही हैं, और तुम्हें मेरे खजाने पर नजर डालने की हिम्मत तो की ही, उसे भी हड़पना चाहता है। आज अगर मैंने तुझे 15 कोड़े न मारे तो मैं ली परिवार की बड़ी बेटी नहीं कहलाऊं। विनती करना। 1 2 3 4 हिम्मत है तो मुझे जान से मार दो। ठीक है, अभी भी 11 कोड़े बाकी हैं। पहले मैं तुम्हें अपाहिज कर दूंगी, फिर तुम्हें मारूंगी। दुष्ट महिला, तुम इतनी क्रूर हो कि देर सवेर तुम्हारी शादी नहीं होगी। तुम 5। जल्दी होश में आओ, निशानी लो और मेरे संप्रदाय को बचाओ। मास्टर पूर्वज, तुम एक धोखेबाज हो। मैं मरना नहीं चाहता। आराम। अरे ये क्या? ये तो 10वां कोड़ा है। वह तो ठीक है। इस सुनहरे कोड़े ने वास्तव में मेरी सभी मुख्य नसें खोल दी हैं। हे, ये सच में आपदा को अवसर में बदलना है। आय हम। अरे ये मेरे ली परिवार की खानदानी सुनहरी चाबुक है। 10 कोड़े से नसें पूरी तरह टूट जाती हैं। कोई बच नहीं सकता। ये हो ही नहीं सकता है। 11वां। ओह यह है रुवंगटियन क्षेत्र।
मैंने मास्टर पूर्वज से सुना था इस दुनिया में आज रुओंगटियन क्षेत्र में खेती करने वाले बस केवल कुछ ही दर्जन लोग हैं, यहाँ तक कि मास्टर पूर्वज भी उनमें नहीं है। क्या इस सुनहरी चाबुक में वास्तव में मेरी साधना में मदद करने की शक्ति है? कैसी हो छोटी हसीना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हमारी मैडम को छोड़ दो। हो कमीने, तुम मुझे तो बल्कि तुम्हारी मैडम का धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने मुझ पर इतना प्यार बरसाया है। असल में मैं अंदर से बहुत असहज महसूस कर रहा था। नतीजा ये हुआ, जैसे ही उनके छोटे कोड़े से मार पड़ी, मैं अंदर से तरोताजा और सुकून से भर गया। अगर मार खुले हो तो कोई भी दर्द नहीं हो, मुझे बहुत ही आराम है। मैडम, आपकी वह नियॉन स्नो क्रिस्टल जो मूल रूप से आध्यात्मिक खेती की दुनिया का एक दुर्लभ खजाना है, वह इच्छा अनुसार आध्यात्मिक शक्ति को स्थानांतरित करने में सक्षम है। कहीं इस लड़के ने अभी आपकी मर्यादा भंग तो नहीं कर दी? मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस लड़के को इतनी आसानी से इतना बड़ा लाभ मिल जाएगा। हम इतने सालों से मैडम के साथ हैं, पर हमें कभी मौका नहीं मिला। ओह बदमाश, तुमने मेरे खजाने का फायदा उठाया तो अब तुम इतनी आसानी से नहीं जा सकते। आज से तुम जीवित मेरे व्यक्ति होगे और मृत मेरी आत्मा होगे। अरे किसने कहा कि मैं जा रहा हूँ? तुम जैसी बड़ी सुंदरता को छोड़कर मैं एक पल के लिए भी दूर नहीं जा सकता। तुम खूबसूरत महिलाओं को पसंद करते हो, है ना? हम बाई परिवार की बड़ी बेटी बाई फेयान आज दूल्हे की तलाश कर रही हैं। क्यों ना तुम मेरी तरफ से बाई परिवार चले जाओ। देवियों और सज्जनों, गोल्डन वीपली परिवार एक बधाई उपहार लाया है लोंगचेंग बाई परिवार के लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं कि वे साल में एक बार होने वाले दूल्हा चुनने के इस समारोह में एक बेहतरीन दामाद प्राप्त करें। नमस्ते। ये एक तोहफा है। नमस्ते, कृपया यहाँ से आइए। ये बाई मैडम आखिर कब बाहर आएंगी? हाँ, ये मिस बाई कभी भी किसी को अपना असली चेहरा नहीं दिखाती। आज भले ही मैं दूल्हा बनने में सफल ना हो पाऊं, लेकिन सुंदरता का थोड़ा आनंद लेने में सक्षम होना यात्रा सफल मानी जाएगी। जिंगचेंग की सबसे अद्भुत खूबसूरत महिला, मैं ये श्याओफान देखना चाहता हूँ कि वो कैसी दिखती है, जो इस सबसे खूबसूरत शीर्षक के लायक है। मिस बाई का स्वागत है। क्या ये बाई फेयान तो एक बूढ़ी औरत निकली? ओह, क्या ये सच नहीं है? ये नकली उत्पाद इस समय इस तरह से प्रतिक्रिया कैसे दे रहा है? क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि यही वह बाईं ओर बैठी मेरी मास्टर जून है जिसको मैं ढूंढ रहा था? नहीं, असंभव, ऐसा नहीं हो सकता, असंभव। मास्टर दादा ने कहा था मास्टर जून जिंगचेंग की एक अद्वितीय सुंदरी है। आप सभी का स्वागत है जो आज मेरे वार्षिक पति चुनने के समारोह में भाग लेने आए हैं। इस साल समारोह का विषय है एक ऐसे पुरुष की तलाश करना जो चरित्र से सच्चा हो और एक युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति हो जो मुझसे विवाह करे। हाँ 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 हाँ। एक बार जब वो मुझसे विवाह कर लेगा, मेरी बाई फेयान की सारी संपत्ति और मेरी खेती उसका साथ साझा की जाएगी। मैं उसे अभ्यास करने में मदद करूंगी और उसे आध्यात्मिक शक्ति का ग्रैंड मास्टर बना दूंगी। क्या? हाँ हाँ हाँ, इस बुढ़िया को देखो, ये तो बिल्कुल हवाई किले बनाना है। क्या वो सोचती है कि वो अभी भी एक युवा लड़की है और एक जवान दामाद ढूंढना चाहती है? उसे अपने आप को आईने में अच्छी तरह से देखना चाहिए। ये वास्तव में बेतुका है। कोई आश्चर्य नहीं कि इतने सालों से हर साल पति चुनने का समारोह होता है, फिर भी वह शादी नहीं कर पाई। इतनी बदसूरत होने के बावजूद भी वो अभी भी शादी करना चाहती है। वास्तव में उसे अपनी सीमाएं नहीं पता है। हा हा हा, मुझे लगता है यह सिर्फ और सिर्फ एक मजाक है। यह सब इस बुढ़िया की आत्म संतुष्टि है। आओ, सभी लोग आओ, सब लोग देखो आज कौन दुर्भाग्यशाली है जो इस बुढ़िया का दामाद बनेगा।
अरे, केवल रूप देखकर न्याय करना, बड़ों का सम्मान न करना। मुझे लगता है जो वास्तव में अपनी औकात से बाहर और अपनी सीमाएं नहीं जानते, वो तो तुम तीनों हो। बिल्कुल सही। ये छोटा हरामखोर कहाँ से आ गया? क्या तुम्हें पता है कि हम तीनों कौन हैं? बिल्कुल सही। हम तीनों बेहद प्रतिष्ठित लोग हैं और तुम एक नौकर। इस तरह के माहौल में हमें चुनौती देने की हिम्मत कैसे कर रहे हो? कोई है? इसे पकड़ो और बाहर फेंक दो। रुको, यहाँ आने वाले सभी साधक हैं। तुम एक नौकर, तुम्हें साधना का मतलब भी नहीं पता और हमें चुनौती देने की हिम्मत कर रहे हो। आज तुम्हें इसका सबक सिखाना ही पड़ेगा। हाँ, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। ओह, ये मत समझना कि तुम तेज भाग सकते हो, तो मेरे इस वार से बच जाओगे। वाह रे छोटे भिखारी, तुम इतनी मशक्कत से उस बुढ़िया को खुश करने में लगे हो। क्या तुम नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हो? जब तक इंसान जिंदा है वो बूढ़ा होता ही है, कितनी भी सुंदर महिला क्यों ना हो। उम्र बढ़ने पर झुर्रियां आ ही जाती हैं। तुम तीनों बूढ़ी महिलाओं को इतना नीचा समझते हो। क्या इसका मतलब ये है कि तुम्हें पता है कि तुम उस उम्र तक जी नहीं पाओगे? युवक, तुम्हारी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। तो क्या तुम मुझसे शादी करने को तैयार हो? हाँ हाँ, शादी करो। मेरे गुरुजी ने कहा था अगर वे अपनी मर्जी से सहमत नहीं होते तो मुझे खजाना नहीं मिल पाए। खजाने के लिए मुझे खुद को कुर्बान करना ही पड़ेगा। लेकिन ये उम्र, ये रूप, गुरुजी, ये जिंगचेंग की सुंदरता कहाँ? आपने मेरे साथ धोखा किया। मैं शादी करूंगा। ठीक है, तो तुम मंच पर आ जाओ। कोई है? शराब लाओ। युवक, इसे पी लो। ठीक है, मुझे कौन सी परीक्षा पास करनी है? हे भगवान, वो एक बूढ़ा आदमी कैसे बन गया? हे भगवान, वो अचानक बूढ़ा कैसे हो गया? हम सोचा भी नहीं था कि यह बूढ़ी चुड़ैल इतनी क्रूर होगी। मैं तो भलाई से उसकी मदद करने गया, लेकिन उसने मुझे बूढ़ा बना डाला। बूढ़ी औरत के साथ तो बूढ़ा ही जचेगा। बस इस नौजवान पर दया आती है जो अनजाने में उनके जाल में फंस गया। देखते हैं अब ये कैसे निकलता है। जो मुझसे शादी चाहे उसे पहले 3 कसौटियों से गुजरना होगा। पहली कसौटी तो ये है जिसमें मनोबल की परीक्षा होगी। अगर तुम इतनी सी तब्दीली भी सह न सको तो आगे चलकर बड़ी जिम्मेदारियां कैसे उठाओगे? जैसा मैंने अभी कहा, इंसान तो एक ना एक दिन बूढ़ा ही होता है। जब ऐसा ही है तो इसे जरा पहले महसूस कर लेना भी बुरा नहीं। बहुत अच्छा। मैं जो पहली परीक्षा लेने वाली हूँ वह है तुम्हारी शारीरिक क्षमता। तुम मेरी दवा मिली शराब पी चुके हो। तुम्हारी जीवन ऊर्जा तेजी से घट चुकी है। भले तुम्हारे पास आध्यात्मिक शक्ति हो, इस वक्त तुम उसे इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। यदि तुम ऐसी हालत में भी मेरे 4 आदमियों को हरा सको तो ये कसौटी तुम्हारे लिए पार समझी जाएगी। हाँ हाँ हाँ, सचमुच ये तुरंत कर्म का फल है। बाई परिवार की मिस चुनौती देने वाले के लिए घंटी बजाओ। इस भाई, सच में तुमने तो पूरा माहौल दिखावटी शान से भर दिया है। ये सब तुझे मौत का न्योता देने आए हैं। अच्छे है, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझती हो? तू जैसा एक छोटा भिखारी को मेरे अधीन 4 बेरहम दूतों से अखाड़े में भिड़ने का मौका मिल रहा है, ये तेरी कई जन्मों के पुण्य का फल है। क्या ये भोलों की किस्मत भी साथ देती है वाला मामला नहीं है? अरे, मौत का न्योता मिलना खुशकिस्मती नहीं है। अगर मैं तुमसे शादी कर लूं तो वही किस्मत कहलाएगी। मेरे ये 2 गुरु, एक मुझे कौड़े मारता है, दूसरा मुझे जहर भरा जाम पिलाता है। कोड़ों से निकली ताकत को अब ये जहरीली मदिरा दबा रही है। अगर मैं इन 4 जिंदा मुर्दों से हार गया तो क्या ये मेरे गुरु पितामह की बेइज्जती नहीं होगी? ऐसा भी क्या, इस बुढ़िया जादूगरनी को भी कोई छेड़ता है। हैरानी है, आज हम तो सच में आंखें खुल गई। हाँ हाँ हाँ। अब तक हमला क्यों नहीं किया? मिस बाई, तुम सफेद बालों वाली हो, मैं भी 70-80 का बूढ़ा हूँ। हम तो ऊपर से बनी जोड़ी हैं, फिर लड़ाई किस बात की? अरे,
असली खजाना तो यहाँ था। अरे बाप रे, बदमाश। ये घंटा मेरे बाई परिवार का खानदानी खजाना है। इसमें वह ढूंढने की प्रतियोगिता के अनगिनत हारे हुए लोग कैद हुए हैं। आज जब इसका इस्तेमाल तुम्हें बंद करने के लिए हो रहा है तो तुम सचमुच धन्य हो गए हो। हे निर्दयी औरत, मैंने तुम्हें बूढ़ा और बदसूरत होने के बावजूद नहीं ठुकराया था और तुम मुझे बहुत देर तक जीना बता रही। जब मैं इस टूटे हुए घंटे से बाहर आऊंगा तो मैं उन सब लोगों के सामने तुम्हें किस करके ही रहूंगा। इस घंटे में बहुत सारे दुर्भाग्यशाली लोग बंद हो चुके हैं। इसके अंदर जमा हुई नफरत आधे लिंगुन क्षेत्र की खेती जितनी ताकत रखती है। अगर तुम अगरबत्ती के पूरी तरह जलने के बाद जिंदा बाहर आ सके तो मैं मान लूंगी कि तुमने यह पहला स्तर पार कर लिया है। अगरबत्ती जलाओ। ये बदमाश अपनी औकात नहीं जानता। अब देखो क्या हुआ। वो न केवल समय से पहले बूढ़ा हो गया बल्कि इस टूटे घंटे में घुटकर मर भी गया। ये छोटा गुंडा अपनी हैसियत से बाहर जा रहा था। अब देखो क्या हुआ। वो न सिर्फ समय से पहले बूढ़ा हो गया बल्कि इस टूटे हुए घंटे में घुटकर मर गया। भाई फेयान के साथ लड़ने का क्या अच्छा अंजाम हो सकता है। ये बुढ़िया चुड़ैल तो एक पुरानी जादूगरनी है जिसने शेनपो जिंग तक साधना कर ली है। आज की दुनिया में उसे हराने वाला व्यक्ति शायद केवल रोंगतियान सिंह का महान गुरु ही हो सकता है। अगर उसने इन बदनसीब आदमियों का इस्तेमाल साधना के लिए न किया होता तो उसकी खेती शेनपो जिंग तक कैसे पहुंच पाती। शेनपो जिंग जो मानव पशु की आत्मा का शोधन कर सकता है, अलौकिक क्षमताओं वाला शेनपो जिंग बाई फेयान वास्तव में शेनपो जिंग तक पहुंच गई है। हाँ सही कहा। ये मर्द तो मौत को बुलावा देते हैं सिर्फ साधना के लिए और बस एक नई ऊंचाई तक पहुंचने के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं करते। जब ये घंटा खुलेगा तो ये छोटा गुंडा शायद वो तब तक मर चुका होगा कि इससे ज्यादा मौत नहीं हो सकती। वो बिल्कुल इसी के लायक था। हाँ 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 हाँ। ओ छोटे गुंडे, अगर तू अभी हार मान लेता है तो मैं तुझे बाहर निकालने पर विचार कर सकती हूँ और तुम्हें जीने का एक अवसर दे सकती हूँ। अगर मैंने भीख मांगकर बाहर निकलना स्वीकार कर लिया तो मैं भविष्य में कैसे अपना नाम बना पाऊंगा। इसके अलावा मेरी ये गुरु बहुत ही क्रूर और निर्दयी है। अगर मैंने उसे सबक नहीं सिखाया तो क्या वो अगले 2 चरणों में मुझे पूरी तरह से बर्बाद कर देगी। क्या हुआ? कोई हलचल नहीं? क्या ये इतनी जल्दी दम घोंटकर मर गया? मिस भाई, अगरबत्ती जल चुकी है। घंटी खोलो और लाश हटाओ। हे भगवान, वो अभी भी जिंदा है। उसने 4 महान यमदूतों को मार डाला। हे भगवान, क्या मैंने गलत देखा? इसके लिए कितनी गहरी आंतरिक शक्ति की जरूरत होगी। अरे बाप रे, ये तो सचमुच अपनी काबिलियत छुपा रहा था। इसने तो बाई परिवार के सारे खजाने तबाह कर दिए। वो तो अपने युवा रूप में वापस आ गया। मुझे पता चला है मेरे गुरुओं के खजाने मुझे अभ्यास करने में मदद कर सकते हैं। जो दुर्भाग्य हुआ था वो अब सौभाग्य में बदल गया। मिस पाई, तुम्हारी नमी से सूंघने के बाद मुझे क्यों लगता है कि मैं तरोताजा हो गया हूँ और मेरी इंद्रियां तेज, जैसे कि मैं जवान हो गया हूँ। ये असंभव है। वो घंटी जो बाई परिवार की 300 साल पुरानी विरासत थी, उसे तुमने ऐसे कैसे नष्ट कर दिया? तुमने कहाँ से ये सब सीखा है? ये सब कहाँ से सीखा? मैं तो बस एक भीख मांगने वाला हूँ जो मिस पाई आपके महल में आकर थोड़ी आराम की जिंदगी जीना चाहता है। हम निश्चित रूप से एक छोटा गुंडा कैसे कोई योगी हो सकता है? तुम इंतजार करो, आगे 2 और परीक्षाएं हैं। मैं तुम्हें जरूर पछतावा करवाऊंगी। ओहो, मेरा सबसे बड़ा पछतावा ये है कि मैं मिस बाई को साथ लेकर अंदर नहीं गया थोड़ा धुआं लेने के लिए। शायद वो एक 28 साल की छोटी सुंदर लड़की बनकर बाहर निकलती। क्या आप लोग भी सहमत हैं? हाँ हाँ हाँ।
तुम हम इतना जल्दी खुश मत हो। तुमने पहली परीक्षा तो बस भाग्य से पास कर ली, इसके पीछे जरूर किसी महान व्यक्ति का हाथ होगा। तुम इंतजार करो, ये दूसरी परीक्षा मैं तुम्हें और तुम्हारे पीछे के उस महान व्यक्ति को छिपाने नहीं दूंगी। अरे मुझे ये जानने की काफी उत्सुकता है मिसबाई, तुम मुझे कैसे यातना देने की योजना बना रही हो तुम्हारे होने वाले पति को? अम्मा, दूसरी अगरबत्ती जलाओ। इस दूसरी परीक्षा के नियम वही हैं। एक अगरबत्ती के समय में समस्या को हल करो या फिर बाहर निकलो। ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ तुम और क्या क्या चाल चल सकती हो, बताओ। तुम अभी पहले से ही दूसरी परीक्षा में हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये खुशबू बहुत खास है? इस दूसरी परीक्षा में यही मेरा महामाया जगत है। एक अगरबत्ती के जलने जितना वक्त अगर तुम इसे भेद न पाए तो तुम उम्र भर इसी महामाया जगत में फंसे रहोगे और आखिर पागल होकर मर जाओगे। अरे इतनी गर्मी है, दम घुट रहा है, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। आप बहुत ठंड है, बहुत ठंड। इस बाई फेयान की साधना का स्तर वाकई अपार है कि वो महामाया जगत भी उसने उत्पन्न कर लिया है। ये कमबख्त लड़का अब फंस गया। उसकी इतनी कम उम्र के दम पर उसके पास कतई नहीं हो सकती महामाया जगत का सामना करने की एकाग्रता। जो इसका सामना कर पाए उसे कम से कम 50-60 साल साधना करनी पड़ती है। हम मिलना ही था, पहले ही दौर में उसे तुक्के से जीतने दिया ताकि उसे यह समझ आ जाए कि एक मामूली आवारा हमारी साधना दुनिया में कैसे अकड़ दिखा सकता है। आजा। मेरा सिर मेरे नियंत्रण में नहीं। प्रतिरोध करना छोड़ दो, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें जिले शियांजिंग ले जाऊंगी। बस इसे पार करो और ये जिले शियांजिंग है। आओ। आओ, आ जाओ। लगता है ये लड़का खत्म हो गया। अगर अगरबत्ती जल्दी जलकर राख हो जाती है और वो अभी भी होश में नहीं आता है तो वो जीवन भर के लिए पागल हो जाएगा। वो आखिरी व्यक्ति जिसे बाई फेयान ने पागल कर दिया था पिछले महीने पहाड़ से कूद गया था। तुम अपनी औकात को भूल गए हो। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। एक भिखारी बाई फेयान जैसी महान आध्यात्मिक गुरु से लड़ने की यह हिम्मत करता है, हम या तो मर जाएगा या अपाहिज हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि वो इससे सीख लेगा और दोबारा ऐसी मूर्खता नहीं करेगा। हाँ 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 हाँ। वाह, कितनी खूबसूरत है। क्या ये बाई फेयान है? बाई फेयान इतनी खूबसूरत, हे भगवान। अरे हाँ, अगर हम कहें कि वह लोंगचेंग की सबसे बड़ी सुंदरी है तो गलत नहीं होगा। इतनी बड़ी सुंदरी वह क्यों एक बूढ़ी चुड़ैल का नाटक कर रही थी? क्या मैं किसी भ्रम में हूँ या ये वास्तविकता है? पास हो गए बाई मिस, धोखा मत देना। मान लिया तुम में साहस है। चूंकि तुमने मेरे बड़े भ्रम को तोड़ दिया है तो अगले तीसरे दौर के लिए तुम्हें सावधान रहना होगा। मेरे दादा गुरु ने मुझे क्यों नहीं बताया कि मेरी गुरु वास्तव में एक परम सुंदरी है? अगर तुमने मुझे घूरना जारी रखा तो मैं तुम्हें प्रतियोगिता से अयोग्य घोषित कर दूंगी। अरे सुंदर लड़की, अगर तुमने ये नाटक जल्दी बंद कर दिया होता तो तुम्हारे लिए शादी के प्रस्तावों भीड़ ने तुम्हारे घर के दरवाजे तोड़ दिए होते। ये डरावना रूप लेने की क्या जरूरत, लोगों को डराने के लिए? बदतमीज आदमी, तुम्हें इससे क्या? अरे तुम्हारे पति बनने के लिए मुझे बस एक कदम और उठाना है। जब मैं तुमसे शादी कर लूंगा तो तुम्हारी हर चीज मेरे नियंत्रण में होगी। तुम्हें अब पहले ही इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। मैं चाहता हूँ बस सब लोगों को ये पता चले
कि मेरा नाम ये श्याफान है। मैं कितना भी शांत स्वभाव का हूँ, लेकिन मैं अपनी पत्नी को दिन दहाड़े मुझे मारने की इजाजत नहीं दे सकता। तो अब मैं अपनी पूरी ताकत झोंकने वाला हूँ, ताकि तुम देखो तुम्हारे पति के पास कितनी क्षमता है। बदमाश, तुम ये नहीं कर सकते। ये चारों स्पिरिट कल्टीवेशन क्षेत्र के 4 बड़े परिवारों के वारिस हैं, जिनमें से हर कोई बहुत प्रतिभाशाली है और जिनकी आध्यात्मिक शक्ति भी बहुत मजबूत है। ये तीसरा राउंड उन्हीं को तुम्हारे खिलाफ लड़ने के लिए भेजा गया है। यदि तुम इस राउंड को पार कर लेते हो तो मुझे पहले इन चारों को मारना होगा, क्यों? क्योंकि मैं अपनी पत्नी के आसपास ये इतने सारे बेकार और कमजोर लड़कों को कैसे रहने दे सकता हूँ। तुम छोटे बदमाश, ये मत सोचो कि तुम किस्मत से मेरे 2 राउंड जीत गए तो तुम्हें सफलता आसानी से मिल ही जाएगी। मैं तुम्हें बता दूं, वे चारों फ्यूजन स्काई क्षेत्र के ग्रैंड मास्टर के 4 सबसे प्रिय और प्रशिक्षित शिष्य हैं। सबसे प्रिय शिष्य? तो दूसरे शिष्य कैसे हो? फ्यूजन स्काई क्षेत्र कहा गया है, तो क्या वे वाकई में बहुत शक्तिशाली है? कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। तुम तो सिर्फ एक सेवक जैसे कपड़े पहने हो। मुझे नहीं पता कि तुमने अपने मालिक से कौन से थोड़े बहुत करतब सीखे हैं कि तुम पूरे स्पिरिट कल्टीवेशन क्षेत्र को कुछ नहीं समझते। यह तो मूर्खों की बहादुरी है। हम चारों फ्यूजन स्काई क्षेत्र के ग्रैंड मास्टर के सीधे शिष्य हैं। हम चारों जब एक हो जाते हैं तो पूरे लोंगचेंग में हमारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। क्या तुम जानते हो कि फ्यूजन स्काई क्षेत्र क्या है? तुम कहाँ के भिखारी हो? मैं तुम सबकी शेखी बघाड़ने वाली मूर्खता देख रहा हूँ। क्या फ्यूजन स्काई क्षेत्र में साधना करना बहुत मुश्किल है? तुम अज्ञानी और निडर हो। हम सभी सम्माननीय लोग हैं और तुम्हारे साथ बहस करने में हमारा कोई मन नहीं है। बस अभी मैं यहाँ बैठे सभी लोगों को दिखाऊंगा कि यह बेअदब आदमी आखिरकार कैसे मरेगा। सही कहा, अभी तक तो सिर्फ शुरुआत थी। अब हम तुम्हें अपनी ताकत का स्वाद। और मिस बाई एक प्रतिष्ठित परिवार से हैं और उनमें अद्भुत क्षमताएं हैं, और तुम गुमनाम हो, एक कमजोर मुर्गे की तरह। फिर भी मिस बाई पर अपनी नजर डालने की हिम्मत करते हो। लगता है तुम्हें अच्छे से सबक सिखाना पड़ेगा। मुझे लगता है कि तुम चारों देखने में तुम वास्तव में बहुत सुंदर हो और बहुत स्ट्रैंड लग रहे हो। मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे हरा पाओगे और मुझे सबक सिखाना चाहते हो। ये तो सपना है। हाँ, ये श्याओ फ्लान, इससे पहले मुझे नहीं पता कि तुमने किस ओछे तरीके से मुश्किल से जीत हासिल की थी, और अब क्या तुम्हें उनके साथ ईमानदारी से मुकाबला करना होगा। अगर तुम पीछे हटना चाहते हो तो अभी भी समय है। 4 महान परिवार के लोग कौन हैं? क्या तुम जैसे एक अदना सा व्यक्ति उनका मुकाबला कर सकता है? क्या तुमने मिस बाई को तुम्हें चेतावनी देते हुए नहीं सुना? आइए, मेरी होने वाली पत्नी को मेरी चिंता है। वो मुझे अच्छी नीयत से आगाह कर रही। तुम क्यों बेवजह जल रहे हो? दूल्हे के चुनाव की इस सभा में लोंगचेंग के सभी विशेषज्ञ और प्रमुख परिवार यहाँ इकट्ठे हैं। तुम जैसा छोटा गुंडा कहाँ से टपक पड़ा जो माहौल खराब कर रहा है? छोटे गुंडे, ध्यान रखना कि कहीं तुम अपना उल्लू सीधा करने के चक्कर में अपना ही नुकसान न करा बैठो। ज्यादा बात मत करो। अब तुम्हें हमारे लोंगचेंग के 4 बड़े परिवारों की ताकत का स्वाद चखाते हैं। 4 तत्वशील विन्यास। गए काम से मैंने सोचा था कि वे एक एक करके आएंगे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये चारों युवा मास्टर्स शुरुआत में ही जानलेवा चाल चल देंगे। ये 4 तत्वशील विन्यास घर में बंद करके कुत्ते को मारने का तरीका है। एक बार आध्यात्मिक ऊर्जा जारी हो गई तो ये चाकू से न कटने वाला और पानी से न भीगने वाला बन जाता है। और अंत में जो लोग इसमें फंसते हैं उनकी बहुत बुरी मौत होती है। मैंने देखा है, जब उन्हें बाहर निकाला गया तो वे सब सिर्फ कंकाल बन चुके थे। ये लड़का खुद ही मौत को दावत दे रहा है, किसी और को दोष नहीं दे सकती। युवा, हम भी साधना करने वाले लोग हैं। भले ही थोड़ी देर पहले तुम्हारा हमसे विवाद हुआ हो, लेकिन मैं तुम्हें अभी यही दर्दनाक मौत मरते हुए नहीं देख सकता। तुम उनसे माफी मांग लो और हार मान लो। ओह, माफी मांगनी है तो मैं कैसे माफी मांगू ताकि वे मुझे छोड़ दें? हाँ, डर गए क्या? जानना चाहते हो कि कैसे माफी मांगनी है? मैं तुम्हें बताता हूँ। घुटने टेको और हम में से हर एक को 10 जोरदार दंडवत प्रणाम करो, तब मैं इस पर विचार करूंगा। 40 दंडवत प्रणाम। 6। मेरे लिए ये कोई ऐसा काम नहीं है जिसे मैं पूरा नहीं कर सकता। पहले क्यों नहीं बताया? निकल गया डरपोक। ओए,
इसे उठाओ और मैदान का एक चक्कर लगाओ तो मैं तुम्हें छोड़, इसे मुंह में दबाकर मैदान का एक चक्कर लगाओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अरे क्या सच में? अगर मैं सच में ऐसा करता हूँ, क्या आप सच में मुझे छोड़ देंगे? वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें। लगता है ये शियाओ फलान जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा भले इंसान है। अरे आप चिंता ना करें, मैं निश्चित रूप से आपको संतुष्ट कर दूंगा। तो हन शाओ का क्या? तुम जैसे तुच्छ इंसान पर हाथ उठाना मेरी भी इच्छा नहीं है। अगर तुम खुद अपनी मर्जी से अपने आप को 10 थप्पड़ मारते हो तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। ओह, तो लगता है कि आप सभी की मांगे इतनी भी ज्यादा नहीं है। अरे ऐसा करते हैं, मैं एक एक करके आपकी इच्छाएं पूरी करता हूँ और हम दुश्मनी खत्म करके दोस्त बन जाते। ये शियाओ फान, अगर तुम पहले ही फैसला कर चुके हो कि तुम उनसे रहम की भीख मांगोगे तो इसका मतलब है कि तुम मुकाबला छोड़ रहे हो। अच्छी तरह सोच लो। अरे मैंने कब कहा कि मैं रहम की भीख मांगूंगा? हाँ 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 हाँ। और महान परिवार ही सही तो क्या हुआ, महान साधना वाले ही सही तो क्या हुआ? तुम लोग क्या पागल हो गए हो? तुम्हारे पूर्वज भी आ जाएं तो कुछ न कर पाएंगे। ये शियाओ फान, ये शियांग फेंगशन संरचना केवल हमारे 4 महान परिवार मिलकर ही लगा सकते। इसमें चिंगलोंग, बाईहू, जुक्यू, श्वानवू की ऊर्जा समाहित, चारों तत्वों की शक्ति। यह स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को पूरी तरह से समाहित करती है, जो तुम्हारी गतिविधियों को अवरुद्ध कर सकती है और यहाँ मौजूद सभी साधकों की आध्यात्मिक ऊर्जा को खींचकर पूरी तरह तुम पर हमला करने में उपयोग करेगी। ओह, तुम्हें ये अवश्य पता होना चाहिए, एक बार जब तुम संरचना के भीतर की आध्यात्मिक शक्ति से घायल हो गए तो तुम तुरंत ही एक अत्यंत भयानक कंकाल में बदल जाओगे। मैं तुम्हें यह सलाह देती हूँ कि अच्छे से सोच लो, कहीं बेकार में अपनी जान न गंवा बैठो। वाह, ये तो बहुत शक्तिशाली लगता है। अरे पत्नी, क्या तुम मेरी चिंता कर रही हो? क्या तुम्हारा ये दिखावा पूरा हो गया? बस इतना ही, सिर्फ 4 लोग। और ये एक साधारण संरचना, इसे तोड़ने के लिए एक साधारण तरीका ही काफी है। तुम लोग ध्यान से देखना। क्या उसने केवल एक दांव से ही चारों बड़े परिवारों के 4 मूर्तियों वाले सील ऑफ गॉड्स के गठन को तोड़ दिया? वाह, आखिर वो कौन है? लोंगचेंग के सभी अभ्यासी यही हैं। ये नौसिखिया जरूर है, कोई जादू टोना कर रहा होगा। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि ये जादू है या नहीं? क्या मैंने ये गठन तोड़ दिया है? ये चारों बड़े परिवारों के कुलीन शिष्य, मेरा आदेश सुनो, गठन बनाओ। हे भगवान, क्या तुम लोग सच में जनसैलाब वाली रणनीति का इस्तेमाल कर रहे हो? मुझे क्षमा करें, पहले हमने थोड़ी ढील दी थी, अब हम तुम्हें अपनी असली शक्ति दिखाएंगे। ये लड़का केवल गलत तरीकों का इस्तेमाल करके 2 और आधे गठन को तोड़ चुका है। ये अभ्यासी कैसे हो सकता है? मुझे लगता है इसे अच्छी तरह से सबक सिखाने की जरूरत है। ये उपनाम वाले, इस बार अगर तुमने फिर से अपने घटिया और धोखेबाजी वाले तरीके इस्तेमाल किए, भले ही तुम 3 स्तर पार कर लो और मिस बाई से शादी कर लो, तब भी तुम नफरत के पात्र बनोगे और सब तुम्हें बुरी तरह से धिक्कारेंगे। ठीक है, क्योंकि हर कोई इतनी उम्मीद कर रहा है कि मैं अपनी असली क्षमता दिखाऊं, तो मैं भी अब और नहीं छिपाऊंगा। आज मैं तुम्हें फ्यूजन स्काई रिल्म की आध्यात्मिक शक्ति दिखाऊं। ठीक है, जब सारे के सारे लोग मेरी असली क्षमता देखने के लिए इतने उत्सुक हैं, तो मैं भी कुछ नहीं छिपाऊंगा। आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ रोंगतियांग क्षेत्र की आध्यात्मिक शक्ति। क्या रोंगतियांग क्षेत्र? हाँ, क्या बकवास कर रहे हो? ये तो छोड़ो कि तुम्हें रोंगतियांग क्षेत्र तक पहुंचने का मौका ही नहीं मिलेगा। मान लो तुम वहां पहुंच भी गए, लेकिन हमारी सी शियांग फेंगशन संरचना के घेरे में ये बेकार है। क्यों बेकार है? हाँ, लगता है तुम कोई अभ्यासी नहीं हो, जब तुम्हें यह भी नहीं पता ये शियांग फेंगशन संरचना आकाश, पृथ्वी और मनुष्यों की ऊर्जा को सोख सकती है। तुम्हारी अपनी ऊर्जा भी उसमें शामिल है। तुम्हारे पास जितनी भी ऊर्जा होगी, यह संरचना पूरी की पूरी उतनी ही खींच लेगी। ओह, दूसरों के लिए शायद ऐसा ही हो, लेकिन मेरे लिए जरूरी नहीं, क्योंकि मेरे इस नकली और घटिया उत्पाद का सबसे बड़ा काम मेरी आध्यात्मिक शक्ति को दबाना है। मैं खुद इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता और तुम इसे खींचने की सोच रहे हो? संभव ही नहीं। क्या शक्ति सचमुच दब गई? हाँ, शक्ति नहीं है तो नहीं है। एक टूटा हुआ कंगन पहनकर कहते हो कि शक्ति दब गई है? अरे हाँ। मैं भी नहीं चाहता था, इसलिए
जब आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकता तो आंतरिक शक्ति का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैंने सुना है कि यह आंतरिक शक्ति किसी भी बागुआ संरचना या सिर्फ लोगों की भीड़ से खींची नहीं जा सकती। सही कहा ना? हुआ। अरे तुम इसे आध्यात्मिक शक्ति कहो या आंतरिक शक्ति, जो भी तुम्हें हरा सके वही सबसे अच्छी शक्ति है। हाँ, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी वो थोड़ी सी आंतरिक शक्ति नहीं ली, हम सबकी आध्यात्मिक शक्ति लिंगली का सामना कर पाती है या नहीं। हाँ, क्या तुम फिर से वही चाल चलना चाहते हो? लेकिन हम दोबारा मूर्ख नहीं बनेंगे। तो क्या तुम ये अनुमान लगा सकते हो कि अब मैं इस संरचना को कैसे तोड़ूंगा? हे, तुम्हारी छोटी सी चालों को हम में से कौन नहीं जानता। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि यहाँ बंदर की तरह इधर उधर भागना बंद कर दो। हाँ। अरे वाह, लगता है इस लड़के में थोड़ी आंतरिक शक्ति है जो इतनी देर तक हमारा विरोध कर सका। यह क्या है? हमारी आध्यात्मिक शक्ति लगातार प्रवाहित होती रहती है, वह निरंतर और असीम है, और उसकी आंतरिक शक्ति जल्द ही खत्म हो जाएगी। तब उसे पछतावा होगा कि उसने इस तरह से हमारा विरोध क्यों किया। सही कहा। जैसे ही उसकी आंतरिक शक्ति खत्म होगी, उसके शरीर की नसें फट जाएंगी और वो मर जाए। तब उसकी मौत बहुत भयानक। मुझे फिर से डरा रहे हो। बस इतना ही है कि नसें फट जाएंगी और मैं मर जाऊंगा, है ना? काशली माओ माओ यहाँ होती, वो मुझे अपनी सुनहरी चाबुक से कुछ वार करती। लगता है कि ये लड़का बड़ा घमंडी है। भाइयों, जरा दम लगाओ, हमेशा के लिए इस लड़के को खत्म कर दो। हान भाई, ये लड़का बहुत चालाक है। अगर ये लंबा खींच गया तो मुझे डर है कि वो फिर कोई चाल चलेगा। क्यों ना शिष्यों को इसे घेरे रखने दें और हम दोनों अलग अलग हमला कर। अच्छा सुझाव है, हम यही करेंगे। शिष्यों, आगे बढ़ो। तुमने खुद ही ये मुसीबत मोल ली है। अब तुम भुना हुआ सुअर बन जाओ। हाँ, हवा लाओ। ये कितनी शक्तिशाली आंतरिक ऊर्जा है। दुनिया नहीं देखी है क्या? वुशाओ, क्या आपकी अगली चाल पत्थरों की बौछार करने वाली होगी? ये शियाओफान, इतना घमंड मत दिखाओ। सभी शिष्य मेरी बात सुनो। सीशियांग फेंगशिन संरचना फिर से बनाओ। अरे अरे अरे, ये किसी ने मुझे बताया नहीं था कि तीसरा चरण अनंत मोड़ है। अरे पत्नी, तुम तो सचमुच धोखा दे रही हो। जब तुम आवेदन करने आए हो मेरे पति बनने के लिए, तो तुम्हें मेरे नियमों का पालन करना होगा। बातें कम करो और युद्ध करो। हे तुम, जल्दी देखो उसे क्या हो गया है। ये तो पूछने की भी क्या आवश्यकता है? आखिरकार वह झेल नहीं पाया सी श्यांग फेंगशन संरचना की शक्ति को। उसे लगा कि थोड़े से साधारण कौशल से वो तोड़ सकता है इतने सारे कुलीन शिष्यों की आध्यात्मिक शक्ति को। ये तो बस एक सपना है। मैं महसूस कर रहा हूँ कि छिपी हुई आध्यात्मिक शक्ति शरीर के अंदर घूम रही है और मेरी नसों को तोड़ना चाहती। शायद यह कंगन के नीचे बहुत देर तक दबी हुई। नहीं, मुझे स्थिर रहना होगा। शक्ति को धीरे धीरे बाहर निकालने के लिए निर्देशित करना ही होगा और उन्हें पूरी तरह से हराना होगा, न कि उन्हें मुझे हराने देना हो। हाँ छोटे गुंडे, बेहतर होगा कि तुम अपनी हार मान लो। अगर तुम आत्मसमर्पण करते हो मिस बाय, शायद उन्हें रुकने के लिए कह पाएं और तुम्हारी जान बख्श दी जाए। तुम खुद एक कुत्ते हो और तुम्हारा पूरा परिवार भी। अगर तुम्हें आत्मसमर्पण करना है तो तुम करो। मैं तो हरगिज हार नहीं मानूंगा। हैरिट करना छोड़ दो। अगर तुम जबरदस्ती अपनी बात पर अड़े रहे तो तुम एक मामूली मृत आत्मा बनकर रह जाओगे।
अगर तुम अभी भी पछतावा करते हो तो भी देर नहीं हुई है। तुम्हें पाने के लिए मुझे मौत से भी डर नहीं लगता, फिर मामूली चीज से डरने की क्या बात है? तो जाओ और मर जाओ। लगता है मैंने अपना काम बिगाड़ दिया। हाँ, चिंता के लिए आपका धन्यवाद बेगम, तुम्हारी भलाई मैंने स्वीकार कर ली है। यह मौत के मुहाने पर है, फिर भी इसे कोई पछतावा नहीं है। इस हाल में होने के बावजूद यह अभी भी चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा है और मिस बाई को छेड़ रहा है। मैं तुम्हें बिना कब्र के मरवाऊंगा। जरूर, जो करना है करो। मैं तो ताकतवर से और ताकतवर होता हूँ। देर सवेर तुम मुझे महान गुरु बनने पर मजबूर कर दोगे। हा, कितना बेशर्म है, जब मौत सिर पर है तो भी खुद को महान गुरु बनने की कल्पना कर रहा है। चूंकि वह महान गुरु बनना चाहता है तो हम उसे यह अवसर देते हैं, वह यह नर्क में जाकर बने। अगर मैं तुम्हें सच में मरने वाला ना समझता तो मैं सच में तुमसे दोस्ती करना चाहता था, पर अफसोस तुम बहुत ज्यादा घमंडी हो। हाँ 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 हाँ। मैं घोषणा करती हूँ कि ये शिया फलान की चुनौती ये असंभव है। 4 महान परिवारों के नेतृत्व में शिष्यों द्वारा सक्रिय किए गए 4 सील्स गॉड एरे के नीचे कोई भी जीवित नहीं बचा है। तुम कैसे बच गए? ये तो मेरे लिए सौभाग्य होगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये नकली और घटिया उत्पाद इतनी आसानी से मेरे हाथ से हट जाए। शायद मास्टर ग्रैंडफादर को भी ये पता न हो। नकली और घटिया उत्पाद, तुम्हारा मतलब क्या है? वानशियांग त्यानेन, ओकोंग जान, ये तो प्रसिद्ध पोकोंग जान है। मैं इसे पहली बार देख रहा हूँ। इस बार क्या मैंने ये एरे तोड़ दिया है या नहीं? हे भगवान, उसकी आध्यात्मिक शक्ति वास्तव में इतनी शक्तिशाली है। वो सचमुच से शियांग फेंगशियन संरचना को तोड़ सकता है। उसकी आध्यात्मिक खेती का क्षेत्र यहाँ मौजूद सभी लोगों को पार कर गया है। क्या आप रोंगतियन क्षेत्र तक पहुँच चुके हैं? मेरी प्यारी पत्नी, आप सचमुच पारखी हैं। आपने अपने पति के स्तर को पहचान लिया। कैसा लगा? क्या तुम अब मुझसे शादी करोगी या नहीं? असंभव है। केवल एक ग्रैंड मास्टर स्तर का व्यक्ति ही रोंगतियन स्तंभ का सामना कर सकता है। आप कैसे हो सकते हैं ग्रैंड मास्टर से भी ज्यादा शक्तिशाली? कहीं इस लड़के ने कोई आंखों का धोखा तो नहीं किया? मुझे इस पर बिल्कुल विश्वास नहीं होता। आज की दुनिया में रोंगतियन क्षेत्र का कोई ग्रैंड मास्टर सामने नहीं आया है। यह सभी आध्यात्मिक किसानों का सर्वोच्च आदर्श है। तुम जैसे लड़के ने इसे कैसे हासिल कर लिया? मुझे भी विश्वास नहीं होता। मिस बाई, एक और दौर खेलिए। अरे, अगर तुम्हें आना है तो तुम ही आओ। मुझे तो अपनी पत्नी से शादी कर। क्या हुआ पत्नी? अब आपके पास क्या कहने को बचा है? बस अपने पति को स्वीकार कर। ठीक है, मैं बाई फेयान अपनी बात की पक्की हूँ। अगर तुमने ये तीनों परीक्षाएं सफलतापूर्वक पास कर ली तो भविष्य में तुम मेरे बाई परिवार के दामाद बनोगे। अरे रुको। पत्नी, आप मुझे अंदर क्यों नहीं ले जा रही हैं? अंदर जाना आसान है, लेकिन पहले तुम्हें मेरी ये परीक्षा पास करनी होगी। अंदर जाना आसान है, लेकिन तुम्हें पहले मुझे पार करना होगा। तुम्हारा ये नाटक कभी खत्म नहीं होगा क्या? मुझे लगता है कि तुम अपनी बात से क्यों पलट रही हो। तुमने साफ साफ कहा था अगर मैं 3 इम्तिहान पास कर लूं तो मैं तुम्हारे बाई परिवार का दामाद बन सकता हूं। अब तुम इतनी क्यों मुखर रही हो? बाई परिवार का दामाद बनना और मेरा पति बनना, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। दत्त, कितना नखरा है। इन दोनों में क्या अंतर है? बाई परिवार का दामाद बनने के लिए बस तुम्हें उन मानदंडों को पूरा करना होगा जो बाई परिवार ने दामाद के लिए तय किए हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि मैं सहमत हूँ। तो बताओ तुम कैसे काबू में आओ? जो व्यक्ति मेरा पति बनेगा वो ऐसा होना चाहिए जिससे मैं अपने दिल से आदर्श मानूं और जिसका सम्मान करूं। बताओ, इन दोनों के बीच कोई अंतर है या नहीं? तुम जैसी महिलाएं अपनी नखरेबाजी को भी इस तरह पेश करने की क्षमता रखती हो कि मुझे भी ये काफी सही लगे।
तो क्या तुम ये चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार हो? हाँ, ये सही है। तुम्हारे शरीर को जीतना आसान है, लेकिन जब तक मैं तुम्हारा दिल नहीं जीता, तुम मेरे साथ पूरी तरह से वफादार नहीं रहो। ऐसा ना हो कि तुम बेमन से मेरे साथ रहो और भविष्य में किसी दिन तुम मुझे धोखा दे दो। बकवास मत करो। अरे, क्या मैंने बकवास की? अगर मैं तुम्हें खुशी से मेरे साथ रहने के लिए मजबूर न करूं, तो क्या पता किसी दिन जब मैं सो रहा हूं, तुम उन चारों गोरे लड़कों को बुला लो और मुझे मार डालो। ये सब बकवास करना बंद करो। वे 4 महान परिवारों के बेटे हैं। वे उतने गंदे नहीं हैं जितना तुम सोचते हो। हम अभी दावत में क्या वे चारों गोरे लड़के तुम्हारे इशारों पर नहीं चल रहे थे और मिलकर तुम्हारे पति से मुकाबला नहीं कर रहे थे? हम अभी दावत में वे 4 खूबसूरत लड़के क्या तुम्हारे गुलाम नहीं थे, जो तुम्हारे पति मुझसे भिड़ने के लिए एकजुट हो गए थे? यदि तुम्हें वास्तव में क्षमता है तो भले ही 400 हो जो लालची निगाह से देख रहे हो, तुम फिर भी निश्चिंत रह सकते हो, है ना? बहुत अच्छा पत्नी, तुमने मुझे उकसाना सीख लिया। तो ठीक है, आओ और कोशिश करो, जल्दी से लड़ाई शुरू करो, कहीं देरी न हो जाए हमारे सुहागरात के शुभ समय में। मैंने अभी महसूस किया कि तुमने रोंगटियन क्षेत्र की आध्यात्मिक शक्ति तकनीक का उपयोग किया है। मैं बस तुमसे कुछ सीखना चाहती हूँ। क्या तुम सहमत होगे? अरे, इसमें क्या मुश्किल है? जब हमारी शादी हो जाएगी तो तुम्हारा सब कुछ मेरा होगा और मेरा स्वाभाविक रूप से तुम्हारा होगा। अगर आध्यात्मिक शक्ति को स्थानांतरित किया जा सकता तो मैं अपनी सारी शक्ति तुम्हें दे देता। मुझे सब कुछ देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बस तुमसे मुकाबला करना चाहती हूँ। पिछली 3 चुनौतियों में मैंने पहले वार किया था। इस बार तुम पहले वार करो। अम्मा, ठीक है। बड़ी शीजी, इस छोटे से आवारा से निपटने के लिए तुम थक गई होगी, है ना? मैं सबसे ज्यादा थकी हुई हूँ। मैंने हर तरह की जादुई जड़ी बूटी, बेहोशी की दवा और मतिभ्रम की दवा का इस्तेमाल किया। तुम खुद बताओ। किसने सोचा था कि ये लड़का इतना जबरदस्त प्रतिरोध कर सकता है? शियाओ शुआंग, लगता है तुम्हारी विश्वविद्या अभी तक पूरी नहीं हुई है। ये नहीं है कि मेरी विश्वविद्या पूरी नहीं हुई है, बल्कि इस लड़के की विष निवारण क्षमता बहुत ज्यादा है। दूसरी शीजी, क्या उसकी विष निवारण क्षमता तुम्हारी जितनी मजबूत है? वैसे भी इस मामले में मैं और बड़ी शीजी हम पूरी तरह से अनजान हैं। भोली लड़की, गुरुजी ने मुझे केवल विष बनाना सिखाया। उन्होंने मुझे विष उतारना सिखाया ही नहीं। क्या? ये गुरुजी इतने अविश्वसनीय कैसे हो सकते हैं? दरअसल गुरुजी उस समय शियाओ शुआंग को विष उतारना सिखाने वाले थे, लेकिन ये शुरू होने से पहले ही वह दुर्घटना घट गई थी। आहा, वह घटना? आहा, मुझे याद आ गया। ठीक है, अभी इसके बारे में बात नहीं करते। ये लड़का भले ही देखने में वो बहुत छोटा लगता है, लेकिन उसकी आध्यात्मिक शक्ति की खेती बेहद भयानक है। कम से कम वो दूसरा स्तर रोंगथियानजिंग का है। आज की दुनिया में कोई भी ग्रैंड मास्टर उसके स्तर का नहीं है। ये व्यक्ति आखिर कहाँ से आया है? मैं उसे रास्ते से उठाकर लाई थी। मैं हूँ हम्मा, ये मुझे सड़क पर मिली थी। क्या ये तुम्हें सड़क पर मिली थी? आपको नहीं पता बड़ी दीदी, ये छोटा बदमाश जैसे ही उसने मुझे देखा, उसने मुझ पर बुरी नजर डालने की कोशिश की। इसलिए मैंने सोचा कि इसे धोखा देकर वापस ले आऊं और वापस आकर इसे अच्छे से सबक सिखाऊं। तुम कह रही हो कि उसने तुम पर बुरी नजर डाली? हमें क्या वो तुम्हारे खजाने के पीछे नहीं आया होगा? बिल्कुल, मुझे शक है कि वो मेरे इस नीहोंग रक्त क्रिस्टल के लिए आया है, और अब ऐसा लगता है कि उसे मेरे नीहोंग रक्त क्रिस्टल का भी फायदा मिला है। मैंने लगभग उसे मारकर अधमरा कर दिया था। ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि थोड़ी देर बाद वो फिर से उछल कूद कर रहा है। हम तीनों के पास जो 3 खजाने हैं, उनमें आध्यात्मिक शक्ति केवल तभी बढ़ती है जब हम अपने ही पंथ के सदस्य से मिलते हैं। बड़ी दीदी, जब आप उसके साथ 3 चरणों से गुजर रही थी, क्या आपने भी यही बात नहीं पाई? बिल्कुल, ऐसा लगता है कि ये शियाओ फ्लान हमारे पंथ से जरूर जुड़ा हुआ है। आप बताइए, क्या हो सकता है कि उसे गुरुजी ने भेजा हो? तो हमें जल्दी से उसे मार देना चाहिए। माओ, तुम्हें हर बात पर किसी को मार देने की बात नहीं करनी चाहिए। अभी ये मामला अभी तक पूरी तरह से साफ नहीं हुआ है। कोई भी जल्दबाजी मत करो। अच्छा हुआ कि शियाओ शुआंग ने तलवार पर गुरुजी द्वारा बनाई गई बेहतरीन बेहोशी की दवा लगाई थी, वरना हम तीनों के बूते पर शायद हम इस लड़के के साथ कुछ नहीं कर पाते। अरे, तो अब आगे हम क्या करेंगे? हम अध्यात्मवादी बिना मतलब किसी को मार नहीं सकते। मेरा मानना है कि क्यों ना उसके दोनों पैर तोड़ दें। इससे न तो नियम टूटेगा और न ही वो भाग पाएगा। मेरी राय में क्यों ना उसकी दोनों टांगे तोड़कर अपाहिज कर दें। इस तरह हम नियम भी नहीं तोड़ेंगे और उसे भागने भी नहीं देंगे। अरे,
बिल्कुल सही। अगर एक साधक के अंदर की नाड़ियां टूट जाएं, तो उसकी सारी आध्यात्मिक शक्ति बिखर जाएगी। बड़ी दीदी, आपका तरीका तो लाजवाब है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा करने से अब भी जोखिम रहेगा। मेरी माँ ने तो उसके चारों हाथ पांव सब काट दे। इस तरह कोई चूक नहीं होगी। मैं छुरी लेने जाती हूँ। मैं तुम्हारी छुरी को कीटाणु रहित कर देती हूँ। मुझे नीचे सबको खबर देनी होगी कि ये दामाद चुनने वाली सभा फिर से नए दूल्हों को चुननी पड़ेगी। अरे माँ रे, गुरु पितामह ने कैसी टोली तैयार की है, सबकी सब महिला डाकू। तो फिर इसमें हैरानी क्या कि चोरी करके भागने जैसी हरकत कर बैठे। हाय, अरे अच्छा हुआ गुरु पितामह की आध्यात्मिक शक्ति मुझसे ज्यादा नहीं है, तो उसकी बेहोशी की दवा का मुझ पर कोई खास असर नहीं। अरे ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मैंने गुरु पितामह से वादा किया है कि मैं उन्हें वापस ले जाऊंगा। अगर मैंने उन्हें काबू में न किया तो गुरु पितामह खतरे में पड़ जाए। मेरे हाथ पांव मत तोड़ो, मैं सब कुछ बता दूंगा। अच्छा, तो मैंने अभी जो बात कही तुमने सब सुन लिया? बिल्कुल सही। आज तुम कुछ भी कबूल करो, फिर भी तुम्हें मरना होगा। रुको, तू क्या बताने वाला है? तीनों गुरुजनों, हम तो एक ही पंथ के लोग हैं। मैं भी गुरु पितामह के शोषण से तंग आकर पहाड़ से भाग आया था। संयोग ऐसा हुआ कि मेरी मुलाकात ली शिजुन से हो गई। क्या तुम भी गुरुजी के भेजे हुए हो? देखो, तुम कितने उतावले हो, बात तो ढंग से सुन भी नहीं पाते। वो कह रहा है कि वो गुरुजी के शोषण से तंग आ गया, इसीलिए पहाड़ से भाग आया। मुझे क्यों यकीन नहीं हो रहा। हे जियांग शिजुन जी, हालांकि हमारी पहली बार मुलाकात हुई है, फिर भी मुझे लगता है कि आप बेहद दयालु हैं, बहुत ही समझदार और असाधारण रूप से सहानुभूति रखते हैं। सहानुभूति? माफ कीजिए, ये चीज तो मेरे पास बिल्कुल नहीं है। बताओ, उसने तुम्हारा शोषण कैसे किया? अगर तुमने उल जुलूल बातें की तो मैं तुम्हें इंसानी सुअर बना दूंगा। अरे गुरुजी अक्सर मुझे मारते डांटते रहते थे। तुम्हारी ताकत इतनी ज्यादा है, गुरु पितामह तुम्हें मारे डांटे, उन्हें कोई फायदा तो होगा नहीं। मैं पहाड़ पर गुरुजी का एक बड़ा राज जान गया। फिर उसने मुझे आध्यात्मिक शक्ति दबाने वाला एक कंगन दिया, लेकिन मुझे पता चला ये कंगन मुझ पर बिल्कुल असर ही नहीं करता। बड़ा राज? बहुत बड़ा राज है। तुम लोग मुझे ऐसे घूरो मत। वैसे भी मैं पहाड़ पर तो लौट नहीं सकता। जब पहाड़ से उतरते ही आप सब गुरुओं से मुलाकात हो गई, तो चलो हम सब मिलकर अच्छी जिंदगी जी। बड़ी बहन, सोचा न था कि वो भी इतना बेचारा गी है। क्यों ना हम उसे रख लें? मुझे लगता है उसने झूठ नहीं बोला, और फिर उसमें बेहद अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति है। वह हमारे साथ रहा तो हमारी भी पूरी हिफाजत कर सकेगा। बिल्कुल सही। इधर कुछ समय से मैंने देखा है कि कई रहस्यमय लोग आसपास चुपके चुपके हमारा पीछा कर रहे हैं, तो क्यों ना उसे यहीं रख लें, उसे हमारा बॉडीगार्ड बना दें। लेकिन सगाई तो रद्द ही होगी। हालांकि हमारी उम्र में ज्यादा फर्क नहीं है, फिर भी मैं अपने गुरु से कैसे विवाह करने की जरूरत कर सकता हूँ? वो तो मर्यादा भंग होगा। तुम इतना समझते हो तो ठीक है, अब से हमारे साथ ही रहो। ली शिजुन के पिताजी का आज जन्मदिन है, इसलिए मुझे तोहफे लेने भेजा गया। अरे मालिक, हम यहाँ बीमा वगैरह नहीं खरीदते। अरे भैया, यहाँ तो सिर्फ अमीरों की आवभगत होती है। तू बदबूदार बीमा बेचने वाला यहाँ खड़ा क्या कर रहा है? हमें कारोबार करने दोगे या नहीं? सुनो जरा, इतने दूसरों को नीचा क्यों दिखाते हो? तुम कैसे मान बैठे कि मैं तुम्हारा सामान खरीद नहीं सकता? तेरी इस फटीचर हालत को देख के जान बची तो लौट जा, जाकर अपना बीमा ही बेच। अरे मैं तो हमारे घर का बड़ा प्रबंधक हूँ, यहाँ आया हूँ ताकि कुछ बढ़िया दिखने वाला सामान चुन सकूं। क्या ये गलत है? ये सब अनमोल खजाने हैं। तुम्हें क्या लगता है ये कोई सब्जी मंडी है? जल्दी से दफा हो जाओ। अरे अगर मैं तुम्हारी दुकान से कोई चीज खरीद लूं तो क्या तुम मुझे भगाओगे नहीं? अगर तुम हमारी दुकान से सबसे सस्ती चीज भी खरीद सकते हो तो मैं तुम्हें नहीं भगाऊंगा। कैसा रहेगा? सस्ती चीज अक्सर खराब निकलती है। जब खरीदनी है तो सबसे महंगी खरीदो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आओ तुम आओ तुम आओ। ये हमारे स्टोर का सबसे बड़ा खजाना है, जिसकी कीमत 9 करोड़ है। अगर तुम इसे खरीद लेते हो तो मैं तुम्हें साष्टांग प्रणाम करूंगा। ये बीमा बेचने वाला उसे नीचा दिखाना चाहता था, लेकिन वो खुद ही नीचा दिखा दिया गया। हाँ, हम आम लोग इस खजाने को छूने की हिम्मत भी नहीं कर पाते, लेकिन ये तो देखो, सीधे
सबसे महंगा खरीदना चाहता है। ना समझ है। ये दुकान पिछले करीब 3 पीढ़ियों से चल रही है। उनका स्टोर का खजाना कोई आम इंसान इसे खरीद नहीं सकता। क्या हुआ, अब बोल क्यों नहीं रहे? नकद दोगे, कार्ड स्वाइप करोगे या चेक दोगे? अरे यार, मुझे ये मत बताना कि तुमने अपना चेक उस बीमा बेचने वाले फॉर्म में छिपा रखा है। हाँ। अजीब आदमी है ये। तुम कह रहे हो कि ये चीज 9 करोड़ की है? तुम कहते हो कि ये चीज 90 करोड़ रुपए की है। क्या हुआ, क्या तुम अभी भी दाम कम करवाना चाहते हो? सच कहूँ तो अगर तुम्हें आधी कीमत पर भी मिल जाए, तुम इसे अपनी पूरी जिंदगी में भी नहीं खरीद पाओगे। अरे आधी कीमत की बात छोड़ो, ये चीज तो 5,000 रुपए की भी नहीं है। तुम क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ ये नकली माल कारीगरी के शुल्क के साथ ज्यादा से ज्यादा बस 2,000 रुपए का है। तुम क्या कह रहे हो? तो तुम कह रहे हो कि ये नकली है? ये हमारे मालिक ने खुद खरीदा है। उन्हें तो इस उद्योग में, उन्हें इस व्यापार में दशकों का अनुभव है। वे बड़े विशेषज्ञ हैं। वो किसी भी तरह गलत कैसे हो सकते हैं? ओह लड़के, अगर तुम नहीं खरीद सकते तो चले जाओ। यहाँ आकर बदनाम मत करो कि इनकी दुकान की शान नकली है, वरना मार खाओगे। सही कहा, हमारे मालिक अभी आने ही वाले हैं। अगर तुमने यहाँ बकवास करना जारी रखा तो हमारे मालिक तुम्हें पिटवा देंगे। क्या सच बोलने पर भी मार पड़ती? ये चीज वाकई में नकली है। अगर ये नकली नहीं हुआ तो मैं तुम्हें 90 करोड़ रुपए चुकाऊंगा। ओह अरे, सब लोगों ने सुन लिया। अब सब गवाह हैं। जब हमारे मालिक आएंगे तो उसकी सरेआम बेइज्जती करेंगे। बच्चे, इस दुकान का मालिक लोंगचेंग का नंबर 1 प्राचीन वस्तु विशेषज्ञ है। वो बहुत अमीर है और उसका रुतबा सच में बहुत बड़ा है। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुरंत ही माफी मांग लो। यहाँ मौत को दावत मत दो। नंबर 1 प्राचीन वस्तु विशेषज्ञ है और नकली माल खरीदता है, वो कैसा विशेषज्ञ हुआ? मैंने सुना कोई कह रहा है कि मैं कैसा विशेषज्ञ हूँ। क्या तुम्हें विशेषज्ञों से कोई दुश्मनी है? अरे मालिक, आप आखिरकार आ ही गए। ये एक आदमी है जो हमारी प्रतिष्ठान को बर्बाद कर रहा है। वो बकवास कर रहा है। उसने कहा कि हमारी दुकान की सबसे कीमती चीज नकली है। अरे अब तुम्हारा काम हो गया, तुम्हें बकवास करने दो। जल्द ही हमारे मालिक तुम्हें बताएंगे उनका अपमान करने का अंजाम क्या होता है। अगर मैं ये साबित कर सकूं कि ये चीज नकली है तो तुम्हें अपना वादा पूरा करना होगा। मेरे सामने घुटने टेककर माफी मांगनी होगी। तुम सपना देख रहे हो मालिक? ये आदमी बस घुटने टेको। सुना तुमने? हमारे मालिक ने तुम्हें घुटने टेकने को कहा है। हमारी दुकान के नाम पर कालिक पोतने के लिए। मेरे नाम पर कालिक पोतने वाले तुम हो? इस छोटे भाई के सामने घुटने टेको। क्या मुझे घुटने टेकने को कह रहे हैं? मालिक, क्या आपको कोई गलतफहमी हुई है? ये छोटा भाई, तुम्हारी नजरें वाकई पैनी हैं। ये सच में एक नकली चीज है। असली मैंने घर पर रखी हुई है। सुरक्षा कारणों से मैंने दुकान के लोगों को नहीं बताया था। मुझे नहीं पता था कि ये एक मजाक बन जाएगा। क्या? तो क्या आप कह रहे हैं कि ये सच में नकली है? तुमने इतने समय तक मेरे अधीन सीखा, फिर भी इस छोटे भाई से बेहतर नहीं हो जो एक नजर में पहचान गया। तुम जाओ, मैं आज ही तुम्हारा वेतन तय कर दूंगा। मालिक, मुझसे गलती हुई, मुझे मत निकालो। मैं फिर कभी लोगों को तुच्छ नहीं समझूंगा। चले जाओ। अरे मालिक, बस उसे एक सबक सिखाना काफी था। उसे निकालने की क्या जरूरत? वैसे भी मैं तो आज बस घूमने आया। छोटे भाई, क्या आप मेरी दुकान पर काम करने में रुचि रखते हैं? आप मेरी दुकान पर काम करने में रुचि रखते हैं? जब मैं यहाँ नहीं रहूंगा तो आप मेरी मदद करेंगे चीजों की पहचान करने में। छोटे भाई, पता नहीं आपको दिलचस्पी है मेरी दुकान में काम करने आने की। जब मैं मौजूद न रहूं तो मेरी दुकान पर नजर भी रख सको। अरे मैं तो खुद ही एक नौकरी पेश आदमी हूँ। मैं और एक नौकरी नहीं करना चाहता। वैसे भी मैं तो आज मालिक के लिए जन्मदिन का तोहफा चुनने आया हूँ, तो अभी काम की जरूरत नहीं है। अरे छोटे भाई, हाँ, आज तो पहली बार मिल रहे हैं। ये सारी चीजें बेझिझक चुन लो। इसे मेरी तरफ से मुलाकाती तोहफा समझ लेना। आइंदा अक्सर आकर थोड़ा मार्गदर्शन भी करना। सच में? तो फिर मैं बेहिचक ले लेता हूँ। मुझे यही चाहिए। ये जड़े वाला लटकन यहाँ बहुत समय से पड़ा है, बिक भी नहीं रहा था। छोटे भाई ने इसे क्यों चुना? अरे मालिक, आप इसे मुझे कितने में बेचेंगे? हाँ, तो पहले मैं छोटे भाई की परख करूं, उसे ये ताबीज क्यों पसंद आया। ये जड़ी हुई ताबीज, भले ही इसकी बहुत ज्यादा कीमत न लगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये कीमती नहीं। कमाल की नजर, तुम सही कह रहे हो। ये ताबीज मैं तुम्हें दे देता हूँ, हम दोस्त बन जाते हैं। हाँ, वाकई ये तो खजाना है। ये ठीक नहीं मालिक,
मैं आपसे यूं ही चीज नहीं ले सकता। मैं आपको पैसे दूंगा। दिन दहाड़े ही कोई लूटपाट करने की हिम्मत भी करता है। लूटपाट? यह तो हमारी बेइमिंग मेन की 20 साल पहले गायब हुई अमूल्य धरोहर है। बिल्कुल सही, तुम दोनों चोर हो। मुझे सच में इसका पता नहीं था। ये जेड पेंडेंट मैंने 15 साल पहले एक भिखारी से खरीदा था। मुझे भला कैसे पता चलता कि ये आपकी पंथ की धरोहर है? हे, तुम नहीं जानते, उसे तो पता है। तेरी माँ ने तुझे ये नहीं सिखाया कि किसी पर उंगली न ताननी चाहिए? ओह, मैंने तुझे इशारा कर दिया तो तू क्या कर लेगा? मैं तो तुझे साफ साफ बता देता हूँ, आज ही वो चीज मुझे दे दे तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। सभी, मुझे पता ही नहीं था कि इस पेंडेंट का आपके पंथ से कोई ताल्लुक है, लेकिन सिर्फ तुम्हारी बातों भर से इसे ले जाने की चाह रखते हो तो ये नामुमकिन है। अरे ओ, क्यों, क्या करेगा? अब तू करना क्या चाहता है? छोटे भाई, मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि उनसे सीधा टकराव मत करो। लोंगचेंग में ये बेइमिंग मेन एक बेहद ताकतवर पंथ है। अगर किसी तरह तुमने उन्हें नाराज कर दिया तो मुझे डर है कि लोंगचेंग में तुम्हारे लिए पांव टिकाना भी मुश्किल हो जाएगा। मैं तो आज यूं ही बाहर निकला था, बस थोड़ा घूमने फिरने के लिए। किसी से झगड़ा करने का मेरा कोई इरादा नहीं। हे, लड़के, डर गया क्या? हाँ। हे लड़के, क्या तुम डर गए? हाँ। जब मेरा छोटा भाई मान रहा है तो आप उसे जाने दें। तुम किस लायक हो जो बेइमिंग मेन के काम में दखल देने की हिम्मत करते हो? तुम्हारा बेइमिंग मेन क्या चीज? सरेआम सड़क पर झगड़ा कर रहे हो। ओह, तुम क्या करना चाहते हो? क्या हुआ है? ये शियाओ फ्लान, मैंने तुम्हें एक तोहफा खरीदने के लिए कहा था। तुम सुबह से खरीद रहे हो। लगता है तुम यहाँ छिपकर आलस कर रहे हो। मास्टर, ये गुंडा दुकान में हंगामा कर रहा था। मैं उसे सबक सिखाना चाहता था, लेकिन मास्टर की शिक्षा के कारण बाहर अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर सका। गुंडा? अरे, ये सज्जन तो देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं। वह गुंडा कैसे हो सकते हैं? हाँ, यह सुंदर स्त्री सही कह रही है। मैं तो बस अपने संप्रदाय की खोई हुई चीज वापस लेने आया हूँ। मैं गुंडा कैसे हो सकता हूँ? अगर तुम यही कहते हो तो तुम्हें लड़ने की इजाजत है। अरे सुंदरी, तुम इतनी जल्दी कैसे बदल गई हो? मैं हमेशा से ऐसी ही हूँ। सुना तुमने? मेरे गुरु ने मुझे तुम जैसे गुंडे को पीटने की इजाजत दी है। अरे छोकरे, तुम ज्यादा उछल रहे हो। अरे शियाओ फ्लान, ये आदमी बहुत शक्तिशाली लग रहा है। अगर तुम लड़ नहीं पाए तो तुरंत भाग जाना। तुम बिल्कुल भी टकराना मत। हाँ, देखा तुमने, इस खूबसूरत महिला ने भी पहचान लिया है। अम्मा, चिंता मत करो गुरुमा, इस तरह के सड़क छाप गुंडों से निपटना ये हम साधकों का कर्तव्य भी है। आओ। अम्मा, छोकरे, मुझे डर है कि तुम। अरे ये क्या? ये हमारे लिए नहीं है, हम पहले जा रहे हैं। यह मेरा बेइमिंग का अनोखा गुप्त कौशल आइस चिल पाम है। जो भी कोई इसकी ताकत से टकराएगा वह ठंडक से प्रभावित होगा, जो 10 साल तक नहीं जाएगी। बस इतनी सी ठंडक है और इसे आइस चिल पाम कहते हो, और ठंडक 10 साल तक नहीं जाएगी। बकवास। ज्यादा आंकड़ो मत, हमारे आइस चिल पाम की ताकत को कम मत आंको। मैं तुम्हें सच बताता हूँ, कोई भी साधक जो मेरी आइस चिल पाम की ताकत से प्रभावित होता है उसकी आध्यात्मिक शक्ति बहुत कम हो जाएगी। मैं तुम्हें सच बताता हूँ, कोई भी कल्टीवेटर अगर वह मेरी बर्फीली हथेली की हवा से टकराता है तो उसकी आध्यात्मिक शक्ति बहुत कम हो जाएगी। हाँ, ये सही है, लेकिन मुझे क्यों लगता है कि तुम्हारे द्वारा फूंकी गई वो हवा मुझे तो सिर्फ ठंडक के एहसास के अलावा मुझ पर कोई असर नहीं कर रही है। तुम बच्चे घमंड मत करो, मुझसे एक और वार खाओ। हाँ। यह असंभव है। मदद करने के लिए धन्यवाद शीज। चालू इंसान, साफ है कि वो तुम्हें हरा नहीं सकता। इसमें मेरा क्या लेना देना है? अगर आप ना होती और आपने उसमें कुछ न मिलाया होता तो मेरी युद्ध क्षमता शायद वास्तव में उसके द्वारा कम कर दी जाती।
क्या जहर? मैंने तो कुछ खाया ही नहीं। हम बेवकूफ। उत्तम जहर देने वाले वे भोजन या पानी में जहर देने से घृणा करते हैं। वे बहुत जानबूझकर और बहुत ही मूर्खतापूर्ण होता है। ओह, तो मैं सुनना चाहती हूँ कि मैंने जहर कैसे दिया। मेरी शीजुन जहर देने की 1 नंबर की विशेषज्ञ है। वह निश्चित रूप से इतना मूर्ख तरीका इस्तेमाल नहीं करे। मेरी शीजुन जैसी विशेषज्ञ जहर देने में। बकवास बंद करो, बच्चे जल्दी बताओ। जब तुम मेरी शीजुन की सुंदरता पर मोहित हो रहे थे तभी उन्होंने तुम्हें जहर दे दिया। वह तुम्हें तभी जहर दे चुकी थी जब तुम मेरे शीजुन की सुंदरता पर ललचा रहे थे। उसने तुम्हें जहर दे दिया। अरे, ये बड़े भाई तो देखने में काफी नेक और प्रभावशाली लग रहे हैं। वह लुटेरे कैसे हो सकते हैं? हाँ हाँ हाँ, तुम दोनों गुरु शिष्य कितने नीच हो। नीच? असली नीच तो तुम हो। तुम जो दिन दहाड़े दूसरों की चीजें छीनते हो, वो नीचता नहीं है क्या? शियाफलान, उससे बकवास मत करो। ये जन्मदिन की दावत जल्द ही शुरू होने वाली है। हम जल्दी से गाड़ी में बैठते हैं। भाई शिजुन गाड़ी में हमारा इंतजार कर रही हैं। हाँ। मैं आप सभी को एग्जाम पेश करती हूँ। मेरे पिता के जन्मदिन की दावत में आप सभी का स्वागत है। स्वागत है। मिसली मजाक कर रही हैं। आपके पिता लोंगचेंग के व्यापार जगत के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। हम छोटे लोगों को इस दिन उपहार लेकर जरूर आना चाहिए। सही कहा। यहाँ तक कि 4 बड़े परिवार भी अपने बच्चों और भतीजों को उपहार देने भेजते हैं। हमें ली परिवार के मुखिया के जन्मदिन की दावत में शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ। यह सचमुच सम्मान की बात है। हम हान परिवार की तरफ से, फेंग परिवार और वू परिवार की तरफ से, जियांग परिवार की तरफ से हम ली परिवार के मुखिया को समुद्र जैसी खुशियां देने की कामना करते हैं और पहाड़ जितनी लंबी उम्र। ली परिवार के मुखिया को लंबी उम्र की शुभकामनाएं और समृद्धि। हाँ हाँ, स्वागत है, स्वागत है। हम्मा, ठीक है। हाँ 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 हाँ, अच्छा है। अरे, ली परिवार के मुखिया। पिताजी। ली परिवार के मुखिया। पिताजी, क्या आपका सिरदर्द फिर से शुरू हो गया है? पिताजी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ली परिवार के मुखिया में सब कुछ अच्छा है, लेकिन यह सिरदर्द एक पुरानी बीमारी है। इतने सालों में आना 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 पता नहीं कितने डॉक्टर को दिखाया, परंतु कुछ भी सुधार नहीं हुआ। मैंने सुना है कि लोंगचेंग के नंबर 1 डॉक्टर हुआंग बहुत कुशल हैं। ली परिवार के प्रभाव को देखते हुए डॉक्टर हुआंग को बुलाओ। मुझे लगता है कि वह निश्चित रूप से उनकी बीमारी ठीक कर सकते हैं। ये बीमारी उन्हें बहुत परेशान कर रही है। मेरे लिए डॉक्टर हुआंग को बुलाओ। अभी भी खड़े क्यों हो? जल्दी जाओ और डॉक्टर हुआंग को बुलाओ। अरे गुरुजी, आप बेहोशी की दवा बनाने में इतने अच्छे हैं तो ली परिवार के मुखिया की मदद करने की कोशिश क्यों नहीं करते और उनका इलाज क्यों नहीं करते? मैं केवल जहर देना जानता हूँ, इलाज करना नहीं। क्या? डॉक्टर हुआंग आ गए। ली परिवार के मुखिया बच गए। डॉक्टर हुआंग, कृपया जल्दी देखिए कि क्या मेरे पिताजी का सिरदर्द ठीक हो सकता है या नहीं। ये बीमारी बहुत घातक है और ये एक लाइलाज रोग है। लाओ हुआंग, मैं भी अब कुछ नहीं कर सकता। क्या डॉक्टर हुआंग, आप क्या कह रहे हैं? तो और कौन मेरे पिताजी को बचा सकता है? ली परिवार के मुखिया की बीमारी जब मैं ठीक नहीं कर सका तो आज के लोंगचेंग में किसी को भी ढूंढने का कोई फायदा नहीं है। तो अब क्या करें डॉक्टर हुआंग? मैं मिसली को सलाह देता हूँ कि वो अपने पिता के साथ ज्यादा समय बिताएं और घर पर अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू करें। हे भगवान, जन्मदिन की शानदार पार्टी मातम में बदल गई। एक महान व्यक्ति, ली परिवार के मुखिया, क्या वह यूं ही खत्म हो जाएंगे? मैंने सुना है कि डॉक्टर हुआंग लोंगचेंग शेन्नई हैं, जो लोगों को मौत के मुंह से वापस ला सकते हैं। अगर वो कह रहे हैं कि ली परिवार के मुखिया नहीं बचेंगे तो लगता है कि वो सच में नहीं बचेंगे। बिल्कुल सही बात है। चुप रहो डॉक्टर हुआंग। अगर आप मेरे पिताजी का सिरदर्द ठीक कर दें तो ली परिवार के खजाने में से आप जो चाहें वो चुन सकते हैं। किसने कहा कि उन्हें बचाया नहीं जा सकता? ली परिवार के मुखिया को जरूर बचाया जा सकता है।
ली परिवार के मुखिया को जरूर बचाया जा सकता है। अरे छोटे लड़के, अगर ली परिवार के मुखिया को ठीक किया जा सकता है तो मैं उन्हें बिना पैसे लिए भी बचाऊंगा। मैं हुआंग मो लोंगचेंग के सभी बड़े परिवारों के सामने अपनी खुद की बेइज्जती और अपने नाम को कैसे खराब कर सकता हूँ। क्या पिताजी आप तुरंत जाग जाइए। पिताजी आप मर नहीं सकते। पिताजी। शियाओफ्लान, हंगामा मत करो। हुंग सुंदर लड़की का ध्यान आकर्षित करने के लिए तुम किसी भी तरह की डींग हाँक सकते हो। डॉक्टर हुआंग से बहस करने की हिम्मत भी कर रहा है। ये मत सोचो कि तुम्हें थोड़ी साधना आती है और तुम डॉक्टर हुआंग को उपदेश देने लग जाओ। हम सब साधना करने वाले लोग हैं। थोड़ा बहुत चिकित्सा ज्ञान होना सामान्य है। पूरे लोंगचेंग में कोई भी डॉक्टर हुआंग के सामने अपनी बेकार प्रतिभा दिखाने की हिम्मत नहीं करता है। तुम कौन होते हो? मेरी मानो तो हम साधना करने वालों को लोंगचेंग में इस छोटे से भिखारी को बाहर निकाल देना चाहिए ताकि लोंगचेंग साधना जगत की प्रतिष्ठा खराब न हो। हमारी लोंगचेंग की अभ्यास मंडली को इस छोटे भिखारी को बाहर निकाल देना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि इससे हमारी लोंगचेंग की अभ्यास मंडली की प्रतिष्ठा खराब हो जाए। अरे नहीं यार दोस्तों, आप इतनी तीव्रता से प्रतिक्रिया क्यों दे रहे हैं? क्या आपको डर है कि मैं ली परिवार के मुखिया को ठीक कर दूंगा या क्या बात? युवा, तुम घमंडी और नासमझ हो। मैं तुम्हें नजरअंदाज करता हूँ। तुम अभी भी चले जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम सबका गुस्सा भड़का दो, फिर मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। छी, मुझे तो बहुत आश्चर्य हुआ। ये तो एक साधारण सिर दर्द की बीमारी है। लोंगुओं का एक प्रसिद्ध चिकित्सक भी इसे ठीक नहीं कर पाया, फिर भी उन्हें किसी का गुस्सा भड़कने का डर नहीं लगा। मैंने बस इतना कहा कि मैं इसे ठीक कर सकता हूँ तो इससे सबका गुस्सा भड़क जाएगा। अरे मजाक है ये। हाँ। मैंने कई सालों तक चिकित्सा की है। जितनी बार तुमने खाना खाया है उससे कहीं ज्यादा मैंने जटिल रोगों का इलाज किया है। तुम एक नादान छोटे आवारा हो। मेरी चिकित्सा कला पर सवाल उठाने की हिम्मत कैसे की? तुम और मैं कई सालों से दवाएं देते आ रहे हैं। तुमने जितनी रोटियां खाई हैं उससे ज्यादा हमने गंभीर बीमारियां ठीक की हैं। तुम एक अनुभवहीन छोटे गुंडे हो। तुम मेरी चिकित्सा कला पर सवाल उठाने की इतनी हिम्मत कैसे करते हो? हाय, मैं तुम पर सवाल उठाता हूँ। सच्चे सोने को आग से डर नहीं लगता। लाओ, तुम अभी उसे ठीक कर दो तो मैं तुम पर सवाल नहीं उठा। रहने दो शियाओफ्लान, तुम अभी नए आए हो। तुम्हें डॉक्टर हुआंग की क्षमता का अंदाजा नहीं है। हम आध्यात्मिक दुनिया के लोग डॉक्टर हुआंग का बहुत सम्मान करते हैं। वास्तव में कोई भी उनसे मुकाबला नहीं कर सकता है। अगर डॉक्टर हुआंग कह दें कि किसी व्यक्ति को आधी रात तक मरना है तो यमराज भी उसे सुबह तक जीवित नहीं रख सकते। अगर मैं कहूँ कि मैं उसे बचा सकता हूँ तो? अगर तुम उसे बचा सकते हो तो मैं आज सबके सामने तुम्हारे सामने घुटने टेकूंगा, 3 बार जोर से माथा टेकूंगा और इसके बाद कभी दवा नहीं दूंगा। लोंगचेंग के पहले नंबर के चिकित्सक का यह खिताब मैं तुम्हें खुशी खुशी हाथों से सौंप दूंगा। ठीक है, ये तुमने कहा है। रुको मिस ली, इस बदमाश की बकवास पर ध्यान मत। ये लड़का साधना जगत में कोई नहीं। अब वॉली परिवार के मुखिया का इलाज करके दिखावा कर रहा है। अगर वो ठीक नहीं कर पाया तो उसकी प्रतिष्ठा धूमिल होगी। किसी को उसकी परवाह नहीं हो। लेकिन ये ली परिवार का अपमान। तो तुम बताओ हमें क्या करना चाहिए? मैंने पहले ही हेलीकॉप्टर से किसी को जियांग शहर भेज दिया है मेरा फेंग परिवार का तियानवांग जीवन रक्षक काढ़ा लेने के लिए। ये जल्दी यहाँ होगा। क्या तुम्हारे फेंग परिवार का तियानवांग जीवन रक्षक काढ़ा सच में मेरे पिताजी की बीमारी ठीक कर सकता है? डॉक्टर हुआंग कहते हैं कि जिस बीमारी का इलाज नहीं किया जा सकता वो किसी भी दवा से ठीक नहीं। वो गोली बसली परिवार के मुखिया को थोड़ी देर के लिए जागृत कर सकती है। अगर तुम उनसे कुछ कहना चाहती हो तो जल्दी करो। क्या? पिताजी जागो। पिताजी आप मर नहीं सकते। पिताजी दवा आ गई है। दवाई आ गई है। जल्दी। शुक्र है कि ली परिवार के मुखिया को अपनी बेटी के लिए अंतिम इच्छा बताने का मौका भी मिल गया, वरना ये वाकई अफसोस की बात होती। ये फेंग परिवार की देवराज जीवन रक्षक गोली एक जादुई दवा है। ये मरने वाले व्यक्ति को भी बचा सकती है। 2 बातें करके चले जाना। जो व्यक्ति रिश्तेदार न हो वो इतनी अच्छी दवा को छिपाएगा नहीं। भला इसे देने की हिम्मत कैसे कर सकता है? क्या तुम इतना भी नहीं देख सकते? फेंग परिवार ली,
परिवार की शक्ति और प्रतिष्ठा पर लालची नजर रखे हुए 1-2 दिन से नहीं है। आज ली परिवार के मुखिया खतरे में हैं और उन्हें सबसे ज्यादा चिंता अपनी बेटी की है। अगर ली परिवार के मुखिया आसानी से अपनी बेटी को फेंग परिवार को सौंप देते हैं, अगर ली परिवार के मुखिया पक्की जबान दें कि वो अपनी बेटी फेंग परिवार को दे देंगे। ओह, तो ये बात है। लगता है फेंग शाओ इस बार माला माल होने वाले हैं। ओह, अब समझा फेंग शाओली परिवार के मुखिया को बचाने के लिए इतने उत्सुक क्यों थे। असल में वोहली परिवार की कीमती बेटी पर नजर गड़ाए हुए। अरे ओ आवारा, बकवास बंद कर अपनी। अरे, एक खूबसूरत और प्यारी महिला को एक सज्जन पुरुष द्वारा चाहा जाना ये तो सही है, लेकिन ली परिवार के मुखिया को कुछ भी नहीं हुआ है और तुम सब एक एक करके उनकी मौत की कामना कर रहे हो। ये बहुत ही गलत बात। ओए आवारा, यहाँ मौजूद हर कोई तुझे लिहाज दे रहा है क्योंकि वे नहीं चाहते कि तू कोई तमाशा करे। हाँ बिल्कुल। क्या तू सच में खुद को आज का हुआ तो वो समझता है? जल्दी से गड़बड़ी मत कर, जा और जल्दी से नहा धोकर सो जा। फालतू की बकवास मत करो, जल्दी जाओ और नहा धोकर सो जाओ। ओए लड़के, आज अगर तुमने ली परिवार के मुखिया को उनकी बेटी को अंतिम इच्छा बताने में बाधा डाली तो मुझे लगता है कि फेंग शाओ तुम्हें नहीं बख्शेंगे। सब लोग जानते हैं फेंग शाओली परिवार की बेटी को पसंद करते हैं। अगर तुमने उनके काम में टांग अड़ाई तो चारों बड़े परिवार तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। ये तो जाहिर है, फेंग परिवार तो चारों बड़े परिवारों का मुखिया है। पिताजी, आप जाग गए? ली परिवार के मुखिया, आपको जो कुछ कहना है कह दीजिए। माओ माओ को मेरे हवाले कर दो। मैं पिताजी, यह असंभव है। मेरी त्यानवांग जीवन रक्षक गोली कम से कम 2 घंटे तक जिंदगी बचाती है। ये इतनी जल्दी असर खो कैसे सकती? पिताजी जागिए। पिताजी रुक जाओ, तुम छोटे बदमाश क्या समझ? ली परिवार के मुखिया को तुम इस तरह परेशान नहीं कर सकते। जल्दी हाथ हटाओ। अगर तुमने मुझे दोबारा छूने की जरूरत की और ली परिवार के मुखिया को नुकसान पहुंचाया तो तुम इसके भयानक परिणाम भुगतने के लिए तैयार नहीं हो। शिया फलान, क्या तुम सच में इलाज करना जानते हो? अभी जब तुम्हारे पिताजी स्टेज पर थे, मैंने देखा कि उनका चेहरा काफी खिला हुआ और लाल था। अगर वो सिरदर्द के कारण बेहोश हुए होते तो उनका चेहरा इस तरह का नहीं देखना चाहिए था। मैं बस कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश क्या जरा आजमा कर देखना। बोलना तो आसान है, मरीज तो मौत के मुहाने पर है और तुम उसे इधर उधर घुमा रहे हो सिर्फ आजमाने के लिए। मिसली, इस आदमी को याद रखना, तुम्हारे पिता के गुजर जाने के बाद वही तुम्हारे पिता का कातिल है। किसने कहा कि मैं मर गया हूँ? पापा, आप होश में आ गए? ली परिवार के मुखिया, आप होश में आ गए? यह मुमकिन नहीं। ये क्या हो रहा है? तुमने कौन सा तरीका अपनाया? पापा, अरे पापा, आप ठीक हो ना? अरे बोलो, तुमने ली परिवार के मुखिया का इलाज कैसे किया? उसे तो काला खून तक निकल रहा। इतना मत चिल्लाओ। बताओ, तुमने ली परिवार के मुखिया का इलाज कैसे? उन्हें तो काला खून आ रहा था। ज्यादा चिल्लाओ मत। ली परिवार के मुखिया को बिल्कुल भी सिरदर्द की बीमारी दोबारा नहीं हुई, बल्कि उन्हें जहर दिया गया। क्या? मुझे जहर दिया गया है? मेरे पिता को जहर देने की हिम्मत किसने की? ये कैसे संभव है? अगर ली परिवार के मुखिया को जहर दिया गया है तो मुझे ये क्यों नहीं देखा? नहीं, मेरी देवराज जीवन रक्षक गोली तो असली। मैंने ये कब कहा कि ये तुमने दिया है? ये जहर शरीर में कम से कम 1 घंटे पहले गया। उस समय तुम्हारा हेलीकॉप्टर अभी तक उड़ा भी नहीं। आप सब इस छोटे बदमाश को यहाँ बकवास करते हुए कम सुनिए। ली परिवार के मुखिया को जहर दिया गया है, ये पूरी तरह से मनगढ़ंत है। मुझे लगता है वो बस लोगों का ध्यान खींचना चाहता है, झूठी बातें कर रहा है। आप सब इस छोटे बदमाश की बातों पर ध्यान न दें। ली परिवार के मुखिया का जहरीला होना पूरी तरह से बेबुनियाद है। मुझे लगता है कि वो बस ध्यान खींचने के लिए बकवास कर रहा है। हम छोटे भाई, आखिर ये सब क्या हो रहा है? ये जिस तरह का जहर आपको दिया गया है वह काफी रहस्यमय है। ली परिवार के मुखिया, क्या आप मुझे बता सकते हैं आज आपको कब लगा कि कुछ गड़बड़ है? मुझे सिरदर्द की समस्या है, लेकिन आज की दावत के लिए मैंने पहले से ही सभी तरह की जांच करवा ली थी और मैं अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखता हूँ, इसलिए अभी तक मुझे ये बिल्कुल नहीं लगता कि ये सिरदर्द की समस्या है। तो आज दावत में
आपको कब से बेचैनी महसूस होने लगी? हम सब कुछ सामान्य था। आई, ये तब हुआ जब मैं तोहफा ले रहा था, तभी मुझे थोड़ी देर के लिए चक्कर आया था। ये तब हुआ जब मैं उपहार ले रहा था, मुझे थोड़ी देर के लिए चक्कर आने लगा। लेकिन तब मैंने सोचा कि बैंक्वेट हॉल में बहुत भीड़ है और हवा ठीक से नहीं चल रही है, इसलिए मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। तो जरूर उपहार में कोई गड़बड़ी। असंभव। चाचा ली, हम 4 महान परिवार कभी भी इतनी घिनौनी हरकत नहीं करेंगे। हाँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप सभी को इस बदतमीज लड़के की बकवास पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ये उपनाम वाले, तुम हमारे लोंगचेंग की खेती की दुनिया में फूट डालने की हिम्मत कर रहे हो? मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। मिस ली, मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप इस शियाओ फान से दूर। वो तो बेकार की बातें कर रहा है, कहीं आप उसकी बातों में ना। इसलिए मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम इस शिया ऑफलान से दूर रहो। वो बकवास करता है, तुम धोखे में मत आना। ये शिया फलान, क्या तुम्हारे पास इन बातों का कोई सबूत है? 4 बड़े परिवार ली परिवार के महत्वपूर्ण सहयोगी हैं, वेली परिवार को क्यों नुकसान पहुंचाएंगे? वे किस तरह के सहयोगी हैं मुझे नहीं पता, और मुझे ये भी नहीं पता कि वे क्या सोच। मैं बस ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये जहर कहाँ से दिया गया था। वर्तमान में ली परिवार के मालिक के विवरण के अनुसार समस्या उपहार देने के चरण में आई। डॉक्टर हुआंग, छोटे भाई, आखिर यह क्या मामला है? चूंकि तुम में क्षमता है, मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे पास कोई रास्ता होगा। अरे, तुमने मुझे फिर से छोटा बदमाश कहा और मुझे बकवास करने वाला भी कहा। आखिर में तुम्हें एक एक करके मेरी मदद पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और सब ठीक नहीं करना पड़ेगा। लेकिन उन्हें बचाने के लिए ठीक है, मेरी एक शर्त है। हम? तो फिर क्या शर्त? ली परिवार के मालिक, मैंने अभी आपको बचाया। इस बूढ़े ने मुझे बहुत बुरा भला कहा था। अब ये 4 बदकिस्मत लोग फिर से मुझसे बचाना चाहते हैं। अगर मैं इतनी मेहनत करके उन सभी को बचाऊं और फिर वे मुझे कोसने लगे तो क्या होगा? अगर मैं इतनी मेहनत करके इन सबको बचा भी लेता हूँ और वे मुझे फिर से गाली दें तो क्या होगा? यदि आप हम चारों को विषमुक्त कर तो हम निश्चित रूप से घुटने टेक कर धन्यवाद करेंगे। आज के बाद आप हमारे 4 बड़े परिवारों की सम्मानित। ठीक है, सिर्फ इतना ही नहीं, मैं लोंगचेंग के नंबर 1 दिव्य चिकित्सक का खिताब भी बदलवाऊंगा। तुम ओह वांग, तुमने देखा जिनके साथ दुर्घटना हुई है, वे सभी 4 बड़े परिवारों के युवा मालिक हैं। आप अपनी प्रतिष्ठा के लिए उनकी जान को नजरअंदाज नहीं कर सकते, है ना? हाँ डॉक्टर हुआंग, क्या आपके नंबर 1 दिव्य चिकित्सक होने की प्रतिष्ठा इन सब की जान से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है? डॉक्टर हुआंग, चिकित्सक का दिल मरीजों के लिए माता पिता जैसा होना चाहिए। क्या इतने सालों से आपने लोगों का इलाज किया और उनकी जान बचाई, और जो करुणा दिखाई वो सब दिखावा था। डॉक्टर हुआंग, मेरा मानना है कि आपको इस युवा भाई के लिए थोड़ी जगह बनानी चाहिए। डॉक्टर हुआंग में क्षमता नहीं है और वो इतने निर्दयी हैं कि मरीज को मरते हुए देखने के बावजूद अपनी पदवी को छोड़ना नहीं चाहते। हाँ बिल्कुल सही। तुम्हारी तरह के लोग भी क्या मरीजों का इलाज करेंगे? तो तुम लोग, मैं हट जाता हूँ। छोटे भाई, अगर तुम अभी इन्हें बचा सकते हो तो तुम अभी लोंगचेंग के सबसे बड़े डॉक्टर बन जाओगे। क्या अब तुम खुश हो? बस भी करो। क्या तुम सच में मुझे बच्चा समझते हो? मैं तो बस कुछ लोगों का अहंकार तोड़ना चाहता हूँ। ये कुछ लोग, विष का असर कम है तो इन्हें ठीक करने में मुझे ज्यादा समय नहीं लगेगा। तुम सब हट जाओ। ये एहसास इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? अभी घुटने टेक कर धन्यवाद करो। तुम सबको शियाओफ्रान भाई ने बचाया है, तभी तुम जीवित हो। उपकारी का धन्यवाद। धन्यवाद। ये हम इतने लोगों के सामने तुम्हें गुरु माना, लेकिन तुमने जरा सा भी जवाब नहीं दिया। कितना घमंडी है ना। तोहफों वाली वो ट्रे। अरे क्या हुआ? किसी ने ट्रे पर जहर लगा दिया है। ट्रे को जिसने भी छुआ सब जहर का शिकार बने। छोटी शिष्या,
तुमने अभी ट्रे को छुआ था, तुम ठीक तो हो ना? शियाओफ्लान, जल्दी देखो माओ माओ को कुछ हुआ तो नहीं। ये जहर तो उस पर असर नहीं करेगा। क्या ये मेरे पर ही क्यों असर नहीं करता? सिर्फ तुम पर ही नहीं, हम चारों पर बिल्कुल असर नहीं करता। हम, तुम्हारा मतलब क्या है? ये जहर मैंने पहाड़ पर खुद अपने हाथों से तैयार किया है। क्या कहा तुमने? तो असली जहर मिलाने वाला तुम ही हो? ठीक से बताओ, क्या इस बात का तुमसे कोई रिश्ता है? अरे यार बस करो ये शियाओफ्लान, इतना राह मत बनाओ, जल्दी हमें बताओ आखिर हुआ क्या है? जहर मैंने नहीं मिलाया, लेकिन मुझे पता है किसने जहर मिलाया। क्या ये हो सकता है कि मास्टर? कौन सा मास्टर? हाँ 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 हाँ, ये शियाओफान ग्रैंड मास्टर ने ये सवाल आपसे पूछने को कहा। तुम्हें 3 भगोड़ों को वापस लाने का हुक्म दिया गया था, क्या तुम उन्हें वापस लाए हो या नहीं? कैसे भगोड़े? तुम हमें भगोड़ा कह रहे हो? बिल्कुल। इस बार ग्रैंड मास्टर ने उन्हें पहाड़ से नीचे भेजा, बस इसीलिए कि वे तुम तीनों भगोड़ों को वापस पकड़ सके और जो खजाना तुमने चुराया था उसे वापस पहाड़ पर पहुंचा सके। अब उन्होंने कोई काम पूरा नहीं किया है। ग्रैंड मास्टर तुरंत हिसाब लेने आने वाले हैं। जुनजे, याफान ने अभी तक ग्रैंड मास्टर द्वारा सौंपा गया कार्य पूरा नहीं किया है, इसलिए मेरे पास ग्रैंड मास्टर से मिलने की हिम्मत बिल्कुल नहीं। कृपया जुनजे मेरी तरफ से ग्रैंड मास्टर से माफी मांग ले। हाँ हाँ ठीक है। ये शियाओफान, जब तुम शुरू में मेरी शरण में आए थे तभी मुझे लगा था कि तुम्हारे इरादे नेक नहीं हैं। तो तुम वही हो जिसे उस महान शैतान ने हमें नुकसान पहुंचाने के लिए भेजा था। काश मैंने तुम्हें पहले ही मार दिया होता। ये शियाओफ्लान, जब से हमें तुम्हारी असली पहचान पता चली है, हम तीनों ने कभी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम छिपे हुए मकसद वाले थे। ये शियाओफ्लान, आज तुमने मेरे पिता की जान बचाई है, मैं तुम्हारी बहुत आभारी हूँ। लेकिन अगर तुम मेरी दोनों बड़ी बहनों को पकड़ने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें सफल नहीं होने दूंगी। मैं गुरु का आदेश मानना मुश्किल है, लेकिन मैंने कभी 3 गुरुओं को चोट पहुंचाने वाला कोई काम नहीं किया है। वो इसलिए क्योंकि तुम जल्दी पकड़े गए। नहीं नहीं नहीं, यह जहर कहीं तुमने ही तो नहीं दिया था? वाह, इतनी देर से क्या हो रहा था? ये तो तुमने खुद ही नाटक रचा था। तुम कितने शातिर हो। ये शियाओफान, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। तुम मेरी जन्मदिन की दावत क्यों बर्बाद कर रहे हो और इतनी नीच हरकतें क्यों कर रहे हो? हमें पहले से ही शक था तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति इतनी ज्यादा है, फिर भी तुम हमारे बीच घूम रहे हो। आखिर तुम्हारा मकसद क्या है? तो यह थी तुम्हारी सारी योजना? हालांकि मुझे मेरे गुरु ने एक काम पूरा करने के लिए भेजा था, लेकिन मैंने किसी को जहर नहीं दिया है। तो बताओ ये जहर किसने दिया है? तुमने इसे इतनी आसानी से बेअसर कर दिया। अगर तुम नहीं तो ये तुम्हारे पीछे के किसी आदमी ने जरूर किया होगा। ये जहर तुमने दिया है। मैं तो बस आदेशों का पालन कर रहा था। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? ये शियाओफ्लान, मैं गुरुजी की तरफ से बात कर रहा हूँ। अब मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। तुम्हारी क्षमता के साथ तुम उन तीनों गद्दारों से आसानी से निपट सकते हो। जल्द ही तुम उन्हें मार डालो और वापस आकर मुझे रिपोर्ट। वह खजाना पहले ही उन तीनों के साथ एक हो चुका है। अगर उन्हें चोट पहुंची तो मैं खजाना नहीं ले पाऊंगा। तो फिर उन तीनों को सजाए मौत दे दो। वो खजाना जरूरी नहीं। खजाना जरूरी नहीं है। खजाना जरूरी नहीं है। खजाना जरूरी नहीं है तो मुझे खजाना ढूंढने क्यों भेजा? पूछने की जरूरत नहीं है, हम तीनों जानते हैं। बिल्कुल सही। हम गलती से तब आ गई जब मास्टर पहाड़ पर साधना कर रहे थे। उस समय वे पहले ही दिमागी संतुलन खो चुके थे, और जो व्यक्ति दिमागी संतुलन खो देता है वो अपने आसपास मौजूद किसी को भी मार देता है। इसलिए हम तीनों को भागना पड़ा। जब हम तीनों पहाड़ से नीचे उतर रहे थे तो हम ग्रैंड मास्टर हॉल का सबसे कीमती खजाना अपने साथ ले आए। ये तीनों खजाने अभ्यासकर्ताओं की आध्यात्मिक शक्ति को बहुत बढ़ाते हैं, लेकिन ये दिमागी संतुलन खोए हुए व्यक्ति के शैतानी स्वभाव को भी कई गुना बढ़ा देते हैं। तो फिर मास्टर पूर्वज मेरे सामने इतने सामान्य क्यों लग रहे? शायद इसलिए क्योंकि मास्टर तो मास्टर ही होते हैं। उनकी आंतरिक शक्ति बहुत प्रबल है। वह अस्थायी रूप से अपने मन पर नियंत्रण रख सकते हैं, इसलिए वो आपके साथ एक सामान्य व्यक्ति की तरह बात कर पाए। ठीक कहा। मास्टर पूर्वज ने मुझे यहाँ भेजकर सच्चाई छिपाना नहीं चाहा। नहीं, ये असंभव है। मैं मास्टर पूर्वज के प्रति वफादार रहा हूँ। वो मुझे क्यों चोट पहुंचाना चाहते? नहीं, ये असंभव है। मैं मास्टर पूर्वज के प्रति बहुत वफादार था। मास्टर पूर्वज ने मुझे क्यों चोट पहुंचाई? मास्टर पूर्वज आपको वापस नहीं बुलाना चाहते थे। आप बस मास्टर पूर्वज के लिए एक उपकरण थे, गद्दारों से निपटने का एक उपकरण। बस अफसोस की बात है, ये उपकरण बिल्कुल भी उपयोगी नहीं रहा।
मास्टर पूर्वज और इंतजार नहीं कर सकते। उन्होंने मुझे इस बार आपसे निपटने के लिए भेजा है और साथ ही इन तीनों गद्दारों से भी, और खजाना भी वापस लेने के लिए। शियाओफान, गुरुदेव, मैं सचमुच आप लोगों को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। मैं बस खजाना वापस लेना चाहता था और मास्टर पूर्वज को जवाब देना चाहता था। मैंने सचमुच आपको नुकसान नहीं पहुंचा। बहुत सी बातें हैं जो आपको नहीं पता। हम आपको दोष नहीं देते। शियाओफ्लान, शियाओफ्लान की रक्षा करो। तुम तीनों गद्दार, कितनी हिम्मत है तुम्हारी। आत्मा रक्षा के लिए हम अब और ज्यादा नहीं सोच सकते थे। जुंजे, अगर आप हमें इतना मजबूर न करते तो हम यह आखिरी रास्ता नहीं अपनाते। तो फिर आओ मैदान में, मुझे तुम तीनों को खत्म करने दो और संप्रदाय से इस बुराई को दूर करने दो। तो फिर आओ मैदान में कि मैं तुम तीनों का काम तमाम कर दूं और संप्रदाय की ये बुराई मिटाऊं। चार महान परिवारों, पंक्तिबद्ध हो जाओ। मैंने वर्षों तक पहाड़ों पर कठोर तपस्या की है, तुम जैसे कुछ नकारा लोगों के दम पर, जिन्होंने नीचे सिर्फ ऐशो आराम किया है। क्या तुम मुझे हराने की सोचते हो? ये तो बस एक सपना है। कुछ ऐसे लोगों के साथ जो नीचे खा पीकर मस्ती कर रहे थे, ऐसे निकम्मे। क्या मुझे हराना चाहते हो? सपना। जो भी मुझसे लड़ता है उनका अंजाम बुरा ही होता है। क्या तुम सच में कोशिश करना चाहते हो? शिशियांग फेंगशन संरचना तोड़ो। तुम सब ये क्या कर रहे हो? तुम लोग ये क्या कर रहे हो? हमारी वर्तमान शारीरिक शक्ति के साथ खजाने की शक्ति सीमित है, लेकिन तुमसे निपटने के लिए ये काफी होना चाहिए। बड़ी शी जी, क्या ये झेनाहुन है? हाँ, इसका उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में मिलता है कि जब ये तीनों खजाने एक साथ जुड़ते हैं तो वे झेनहुन बन जाते हैं। इतना जबरदस्त होगा, सोचा नहीं था। सही कहा। एक बार झेनहुन कौशल सक्रिय हो जाता है तो दुश्मन का पूरा ध्यान भंग हो जाता है और वह जीवित होते हुए भी मृत समान हो जाता है। जी, 3 खजाने जिंदगी में बस एक ही बार इस्तेमाल किए जा सकते हैं, और फिर जब हम तीनों पहाड़ से नीचे उतरे थे तभी हमने उन खजानों की आत्मा को अपने शरीर और मन से एक कर लिया था। सभी छोटी बहनों, मेरी वजह से मुझे डर है कि जल्द मेरी सारी आत्मिक शक्ति भी समाप्त हो जाएगी। बड़ी शी जी, चाहे सारी आत्मिक शक्ति भी खत्म हो जाए, मुझे भी कोई पछतावा नहीं। जब उस समय मैं तुम्हारे साथ पहाड़ से नीचे आई तभी मैंने तय कर लिया था कि हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम कोई भी फैसला करो, हम सब तुम्हारा साथ दें। बिल्कुल सही। शक्ति भी जाए, फर्क नहीं पड़ता। जब तक मुझे जहर देना आता है, मैं फिर भी लोगों की जान लेकर धन कमा सकती हूँ। क्या तुम लोग सचमुच समझते हो कि तुम जीत गए हो? हाँ, मैंने सालों तक अभ्यास किया और जब मेरे विस्फोट का समय आया, तुम तीनों मनहूस लड़कियों ने मेरा काम बिगाड़ दिया। अम्मन, तुमने मेरे कीमती सामान चुरा लिए
जिसके कारण मैं अपनी अधिकतम शक्ति के समय शीर्षमान स्वामी नहीं बन पाया। उसी वक्त मैंने दृढ़ संकल्प कर लिया था कि तुम लोगों को मरना होगा। आप हमसे नफरत करते हैं, ये बात हम अच्छी तरह समझ सकते हैं, लेकिन श्याओ फान तो निर्दोष है। आप उसे नुकसान क्यों पहुंचाना चाहते हैं? अगर वह जन्मजात प्रतिभावान नहीं होता, अगर वह आसानी से वह फ्यूजन क्षेत्र हासिल नहीं करता जहां मैं भी कभी नहीं पहुंच सका, तो शायद मैं उसे माफ कर देता और बख्श देता। आपके पोते में इतनी प्रतिभा है, आपको तो खुश होना चाहिए। बकवास, मुझे तो सिर्फ खतरा महसूस हुआ। बकवास, मुझे तो बस खतरा महसूस हुआ हम पर, जिसके कारण यह बुढ़ा रात भर सो नहीं पाया। मैं दिन रात यही सोचता रहा और आखिरकार मैंने एक ऐसी योजना के बारे में सोचा जो 2 काम एक तीर से कर देगी। हाँ, यानी उसकी अंधभक्ति का इस्तेमाल करके उसे पहाड़ से नीचे जाने के लिए कहो, तुम्हें खोजने के लिए। हाँ। ठीक है, जब आपने उसे हमें पकड़ने के लिए नीचे भेजा तो आपने उसे शक्ति को दबाने वाला कंगन क्यों पहनाया? हम तीनों खजाने मालिक को पहचानते हैं। जब तुम ये तीनों खजाने चुरा लोगे, मुझे लगता है कि सुरक्षा के लिए तुम निश्चित रूप से खजानों के साथ एकाकार हो जाओगे। अगर मैं उन्हें वापस ले भी लूं तो भी उनका कोई फायदा नहीं होगा। मैं तो बस ये उम्मीद कर रहा था कि तुम तीनों मेरे लिए उससे छुटकारा पा लोगे और मेरे दिल की समस्या का समाधान कर दोगे। तीनों खजाने अपने स्वामी को पहचानते हैं। जब तुम लोगों ने ये तीनों खजाने चुरा लिए तो मैंने अंदाजा लगाया इस सुरक्षा के लिए तुम निश्चित रूप से खजाने के साथ तन मन से एक हो जाओगे। अगर मैं उन्हें वापस ले भी लूं तो अब कोई फायदा नहीं। मुझे बस तुम तीनों से उम्मीद है कि तुम मेरे लिए उसे खत्म कर दोगे और मेरे दिल से इस मुसीबत को निकाल दोगे। अब तुम लोग भी मौत के लिए तैयार हो जाओ। श्याओ फान, मैं हमेशा आपके प्रति बहुत वफादार रहा हूँ। मैं आपकी हर आज्ञा मानता हूँ, आपकी पूरी पूजा करता हूँ और आपके काम को पूरा करने की पूरी कोशिश करता हूँ। लेकिन आपकी नजर में मैं वास्तव में आपके लिए एक मुसीबत बन गया हूँ। श्याओ फान, तुम ठीक हो गए? तुम सब भूल गए कि तुम्हारे तीनों खजाने मेरी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि तुम लोगों को चोट लगी है, इस वजह से मेरी बहाली बहुत ज्यादा नहीं हुई, लेकिन बस तुम्हारे मुकाबले के लिए ये काफी है। आओ, ये श्याओ फान, तुम्हारी यह आध्यात्मिक शक्ति सचमुच बहुत अथाह है। आहा, मेरा अनुचर इतने सालों से मेरे साथ है। तुम पहाड़ की तरह अटल थे और तुमने उसका एक बार सीधे अपने ऊपर ले लिया। ये बात एक आम इंसान के लिए पूरी तरह से विनाशकारी होगा, लेकिन तुम जरा भी नहीं हिले और तुम्हें खरोंच तक नहीं आए। निश्चित रूप से तुम वही हो जो मेरी सबसे बड़ी चिंता थे। लगता है गुरुजनों ने सही कहा था, तुमने अपना दिमाग खो दिया है और तुम बुरी तरह से बीमार। हाँ, जो चाहो कहो, बस तुम्हें खत्म करने से पहले मैं इन 3 मनहूस लड़कियों को खत्म करूंगा, क्योंकि इन्होंने मेरे काम बिगाड़ दिए। हम्मा, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। हाँ, ये श्याओ फान, क्या तुम उनकी सुंदरता पर मोहित हो गए हो? ये मत भूलो, वे तुम्हारी गुरुजन हैं। हम ये तुम्हारा काम नहीं है। मैं बस इतना जानता हूँ कि आज मैं तुम्हें संप्रदाय के इस महान खलनायक को मिटा दूंगा। हम इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। मैं बस इतना जानता हूँ कि आज मैं तुम्हें मेरे संप्रदाय के इस महान खलनायक को खत्म कर दूंगा। हाँ, मजाक है। हाँ, 3 गद्दार जिन्होंने मेरे खजाने चुराए, एक गद्दार जो अपने मास्टर पूर्वज को मारना चाहता है, और तुम सब मिलकर कह रहे हो कि मैं तुम्हारा मास्टर पूर्वज महान खलनायक हूँ। ये तो सचमुच में बहुत ज्यादा हास्यास्पद है। बस बहुत हुआ, तो चलो देखते हैं कि कौन किसे हरा सकता। ठीक है, मुझे विश्वास नहीं होता कि मैंने इतने साल तक खेती की है और फिर भी क्या मैं हार जाऊंगा अपने ही एक शिष्य के पोते से। आओ और अपनी
पूरी ताकत लगाओ। आह, बस यह सुनिश्चित करना कि तुम नरमी न बरतो। मैंने इतने सालों से साधना की है, फिर भी मैं हारा नहीं पा रहा हूँ अपने एक शिष्य के शिष्य को। तुम बस अब शुरू कर दो। बस तुम जरा भी दया मत दिखाना। जरूर नहीं दिखाऊंगा। एक ऐसे शैतान का सामना करते हुए जो सिर्फ दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए षड्यंत्र रचता है, मैं ये शिया उफान किसी पर भी दया नहीं करूंगा। आह, या है गुरुदेव, मैं आपकी रक्षा करूंगा।